तो भाई जो लोग कल उपस्थित थे, ठीक है, आ जाओ बेटा, लालची भाग के आओ। चलो, घर से 10 मिनट पहले निकला करो, कोशिश करा करो यहाँ 8:45 तक आ जाया करो, मैं आ जाता हूँ। उससे क्या होगा, कोई डाउट है पूछ लिया करो, ठीक है, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। 10-5 मिनट हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे, और ये ज़्यादा पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ लेते संसद, और कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी विधेयक जो है वो संसद में प्रस्तुत कैसे किया जाता है। बेटा इसे प्रस्तुत करने के 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? एक पहला, एक सेकंड, एक तीसरा। आप ही लोग बताते चलेंगे। पहले को क्या बोलते हैं? गुड गुड गुड, परिचय। तीसरा वाली, अरे ये जो औपचारिकता वाली स्टेज थी बेटा, इस औपचारिकता वाली स्टेज में वोटिंग होती है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद परिचय वाली स्टेज में बताइए आप लोग बेटा, अगर परिचय करना है तो सबसे पहले बिल सदन में कौन प्रस्तुत करता है? सर अगर वो लोकसभा है तो 543 सदस्य में से कोई भी कर सकता है, परंतु याद रखिएगा इस 543 में से कम 300 प्लस सीटों से बहुमत से सरकार चुन के आती है। जैसे बीजेपी के अंदर हमने एक नियमावली के तहत 15% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते, अनुच्छेद 75 का 1 का 1 पढ़ा चुका हूँ। तो इसके तहत 70-72 तो मंत्री होंगे बीजेपी के अंदर, और बाकी विपक्ष भी होगा और कुछ उसके अंदर सदस्य भी होंगे। तो बेटा याद रखना, अगर परिचय करना है तो 2 प्रकार के लोग परिचय कर सकते हैं। पहला, एक तो जो मंत्री होते हैं, और दूसरा जो सदस्य होते हैं। सिर्फ मंत्रियों के बिल को कौन सा विधेयक बोला जाता है? गवर्नमेंट। और बेटा जो सदस्य के बिल होते हैं इन्हें कौन सा बोलते हैं? ये ध्यान रखना। अब फिर मैंने आपको बड़ा अच्छे से बताया था कि सरकारी बिल को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिन मिलते हैं? 7 डेज सरकारी। प्राइवेट वाले को? लेकिन क्या ये डायरेक्टली प्रस्तुत कर देते हैं? नहीं सर, ये डायरेक्टली प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्री जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। आ जाओ। तो बेटा मंत्री जी बिल बनाने का काम किसे देते हैं? सचिव कौन से अधिनियम के तहत बनाता है? सचिव बनाता है प्रक्रिया एवं संचालन नियम, प्रक्रिया एवं संचालन नियम 1951 के तहत बनाता है। अभी जुडिशरी शुरू होगा ना, तो तुम्हें आज प्रैक्टिकल फील आएगी। केस बताऊंगा, केस, ठीक है, 354 के केस, धोखाधड़ी के केस, बहुत आनंद आएगा, बहुत केसेस हैं, ठीक। तो उसके बाद समझिएगा, जो सचिव होता है ये बना के बिल वापस किसको देता है? मंत्री को, क्योंकि प्रस्तुत तो मंत्री को करना है। लेकिन मंत्री जी भी उस बिल की खामियां चेक कराने के लिए किसको दे देते हैं? स्पीकर को, क्योंकि मंत्री जी तो बिल प्रस्तुत कर ही नहीं सकते ना डायरेक्ट। तो पहले वो किसके पास भेजते हैं? स्पीकर महोदय के पास। स्पीकर बच्चों कितने दिन बिल को स्क्रूटनीफाई कराता है? कल सब लिखवाया है, क्या कराता है? स्क्रूटनी 14 दिन। उसके बाद ये ओके करने के बाद किसको? आ जाओ बेटा, मत पूछो तो आ जाएगा, बैटरी कर लिया, ठीक है। उसके बाद किसे वापस बिल भेज दिया जाता है? मंत्री को। बैठ जाओ, किसी की रिजर्व नहीं। उसके बाद वापस बिल किसे भेज दिया जाता है? मंत्री को। किसे भेज देते हैं? अब बेटा मंत्री जी प्रस्तुत करते हैं। अब मंत्री जी का मतलब है कि या तो 7 दिन में करेंगे, और अगर ये एक सदस्य हैं तो 30 दिन में करेंगे। इसे बोला जाता है गैर सरकारी। कल मैंने अच्छे से बता दिया था कि अगर 543 सीटों में से, ध्यान देना खासकर शिवांशी, 543 में से बीजेपी 300 जीती, बाकी 243 विपक्ष की है, सरकार तो इनकी बनेगी। लेकिन इस 300 में से भी सिर्फ 82 लोग ही मंत्री बन सकते हैं, सारे तो मंत्री बनेंगे नहीं। तो बीजेपी से बाकी लोग जो मंत्री नहीं है, क्या उनका बिल भी सर सरकारी बिल कहलाएगा? नहीं, सरकारी बिल संसद के अंदर सिर्फ उसी का कहलाता है जो मंत्री पद पे होता है। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता चाहे वो जीती हुई पार्टी का ही क्यों ना हो। बीजेपी के अंदर मान के चलो आज की डेट में निर्मला सीतारमण मंत्री है, तो इनका बिल कहलाएगा सरकारी विधेयक। लेकिन अगर ये बीजेपी की सदस्य रहे और वित्त मंत्री कोई और बन जाए, तो बेटा इनका बिल भी बोला जाएगा निजी बिल। कौन सा बिल बोला जाएगा? निजी बिल। अब समझ गए? सदस्य से, जीत से, इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? तो निजी बिल कोई भी ला सकता है, सरकारी विधेयक सिर्फ मंत्री ला सकता है। ये याद रखना बेटा। जब ये अपने विधेयक को पेश करते हैं, तो मैंने आपको कल ये भी बताया था कि पहली स्टेप में स्पीकर के पास में एक शक्ति होती है। स्पीकर के पास यहाँ पर शक्ति होती है कि ये विधेयक को मना कर सकता है। सर मना कैसे कर सकता है? अगर नेताजी का या मंत्री जी का विधेयक, क्योंकि वो केंद्र में बैठे हैं, राज्य के विषय पे बना रहे हो तुम, कृषि पे, और बनाना किस पे तुम शुरू कर दोगे? रक्षा पे। तो बेटा ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा कोई भी चीज जो मंत्री की पावर से बाहर चला जाए, तो बेटा स्पीकर उस
विधेयक को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। याद रखना, अभी कल का रिवीजन चल रहा है, नया टॉपिक शुरू होगा। उसके बाद दूसरी चीज समझिए बच्चों, इस विधेयक को रिजेक्ट कर दिया तो बात खत्म, लेकिन अगर विधेयक ठीक ठाक लगा तो वो चला जाएगा दूसरी स्थिति में, दूसरे चरण में, जिसे कहते हैं सहमति। यहाँ सहमति में होने के बाद क्या होता है, डिबेट, डिस्कस, वोटिंग। नहीं सर, यहाँ होती है बहस, यहाँ होती है चर्चा, और यहाँ सुझाए जाते हैं बिल पर परिवर्तन। परिवर्तन इसलिए सुझाए जाते हैं कि मंत्री जी हम बिल से तो सहमत हैं, पर इसमें आपने कीटनाशक की बात करी है तो जरा खाद भी जोड़ दो। इस तरीके के जो सुझाव होते हैं वो इस स्टेज पे दिए जाते हैं, ठीक है। इस स्टेज पर परिवर्तन सुझाने के बाद में अगर चाहे स्पीकर इस पर परिवर्तन करवा सकता है, हो सकता है पब्लिक के पास भेज दे। सर पब्लिक के पास कैसे भेजा जा सकता है, वेबसाइट पर डालने के बाद, सरकारी वेबसाइट पर डालने के बाद पब्लिक पे छोड़ दे कि पब्लिक उसको पढ़ने के बाद अपना ओपिनियन दे दे। उदाहरण दो, जैसे सरकार को नया बिल लाना है रोजगार बिल, तो सरकार क्या करे, जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर एक विधेयक बना के डाल दे और आप लोगों से राय मांगे, तो सरकार ऐसा भी कर सकती है सहमति वाली स्टेज में, आपकी राय ले सकती है। तीसरा ऑप्शन उसके पास हमेशा होता है। यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसके पास भेज सकती है। ये कमेटी वाला पॉइंट मैंने कल समझाया था, आज फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। कई बार सरकार अच्छा बिल लाती है जो विपक्ष को पसंद होता है। मान के चलो आलोक जो है वो कांग्रेस के हैं और मैं बीजेपी का हूँ। जल्दी आओ बेटा, मुंह बाद में पूछना, जल्दी, गर्मी बहुत है, बैठो। मान के चलो आलोक जो है वो कांग्रेस का है, मैं बीजेपी का हूँ। मैं बिल लेके आ रहा हूँ राष्ट्रीय रोजगार बिल। अब हर घर में कोई भी रोजगार व्यक्ति को देना ही देना होगा 30,000 रुपए तक का। अब आलोक राहुल गांधी, आलोक खुश तो हो रहा है कि चलो पहली बारी से ही बीजेपी सरकार ने रोजगार की बात तो करी, लेकिन आलोक विपक्ष का नेता भी, आलोक उस समय विपक्ष में है, तो जाहिर सी बात है मेरे बिल को सपोर्ट तो करेगा नहीं। तो मैं आलोक की मुस्कान देख रहा हूँ कि आलोक अंदर से तो खुश है, लेकिन बाहर से कह रहा है नो नो नो, इसमें बहुत गलती है। तो मैं क्या करूंगा, एक समिति की मांग करूंगा। जो भी व्यक्ति बिल प्रस्तुत करता है वो स्पीकर से, लोकसभा के अंदर स्पीकर, राज्यसभा के अंदर चेयरमैन, इन दोनों लोगों से मांग कर सकता है कि एक समिति बना दो। जब समिति बनेगी इसमें कोई मंत्री नहीं रहेगा, इसमें हर पार्टी का व्यक्ति बैठेगा और वो गोपनीय तरीके से उस विधेयक पे वोट करेगा, परिवर्तन भी सुझा सकता है। लेकिन याद रखना बच्चों, इस समिति का कोई भी परिवर्तन सुझाव किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं होगा। आई ना मजेदार चीज। तो कहा जाता है कि समिति जो होती है वो लोकतंत्र को बचाने का भी काम करती है। विपक्ष है हम अपनी जगह, लेकिन हो सकता है कि कोई देश के फौजियों के सम्मान के लिए कोई विधेयक आ रहा हो तो उसको तो राहुल गांधी भी सपोर्ट करेंगे, विपक्ष भी सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, समिति बना के उस बिल को भेज दिया जाता है। बात समझे यहाँ पर। उसके बाद अंतिम चरण आ जाता है, आप लोग उत्तर भी लिख के लाए होंगे। अंतिम चरण किस चीज का आ जाता है, वोटिंग का या औपचारिकता का, जिसे फॉर्मेलिटी कहते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता, यह सारी चीजें होने के बाद में होता है आयस नोस। अब आप कहोगे ये क्या है, सदन में हाँ को कहते हैं आयस और नो को कहते हैं भैया नोस, या फिर नो या फिर नो। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं भी क्लास में पूछूं कितने लोग समोसा खाएंगे, मौसम खराब है, तो तुम्हारे में गदर घट जाएगा। वही होगा हाँ हाँ मंगा लो 10 वाले मंगा लो, 20 वाले मंगा लो, चाय भी मंगा लो सर, कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लो, नहीं कुछ भी मत मंगाओ सर, खर्चा हो जाएगा, नहीं चंदा कर लो। तो बेटा कई बार सुनना ध्यान से, कई बार स्मृति क्या होता है कि जब स्पीकर बिल प्रस्तुत करता है तो संसद के अंदर ऐसे ही बहस हो जाती है। सनी उसे डिस्टर्ब मत करो, कई दिन के बाद आया तुम रोज आ रहे हो, आलोक ध्यान देना, तुम उससे मत पड़ना। वो तो कल मरून कलर की शर्ट में ब्लैक कलर का एडिटर चश्मा लगा के ठेका चौकी मोड़ से निकल के जा रहा था, आराम से स्प्लिट कर रहा था, वो भी अकेले। चल देखो इधर बतासे वाली दुकान पे मैं भी था, चलो देखना इधर बच्चों ध्यान। सर आपका तो मंगल को व्रत होता है बेटा, पैक करा के घर भी ले जाते हैं, सदस्य हैं देखो इधर। उसके बाद ये आवस में और कोई आ रहा है, यहाँ आ जाओ बैठो, बारिश हो रही है तो आज घड़ी लेट चल रही है। हाँ नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल स्टॉप नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हुई एक गाय देख रहा था, धोखे से तुम गाय और मेरे बीच में आ गए। मैं तुम्हें क्यों स्टॉप करूंगा बेटा, है ना। गाय कौन सी थी गाय वही थी जिसके चक्कर में आजकल आंदोलन हो रहा है। चलो देखो समझना बात। हाँ अब समझिए बात को ध्यान से समझिए। तीसरी स्टेज में क्या होता है, कई बार किसी विधेयक के बीच में ऐसे ही हो जाता है जैसे अभी हुआ, क्लास का माहौल डिस्टर्ब, स्पीकर चीखता रहता है शांत हो जाओ बैठ जाओ, तो उसे वोट की आवाज ही नहीं आती।
बोटी नहीं दिखाई देता कि कितने हाँ कह रहे हैं कितने ना कर रहे हैं। तो बेटा ऐसे में इस तीसरे चरण में लाइट बोर्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब ये लाइट बोर्ड क्या होता है, तो संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी सीट पर 3 रंग की लाइट ऑलरेडी बटन के माध्यम से जुड़ी होती है। कौन कौन सी? लाल, हरा, पीला। गुड, यानी कि रेड, ग्रीन, येलो। बेटा लाल का मतलब तो सीधे होता है नो, और ग्रीन का मतलब हाँ, और येलो को उनकी भाषा में कहते हैं एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय एब्सटेन? इसका मतलब खुद को वोटिंग से हटा देना, न्यूट्रल हो जाना, या हम वोट ही नहीं दे रहे। तो क्या होता है, ऐसे कई बार वोट की डिमांड कर दी जाती है। मुबारक हो, बिल प्रस्तुत होने के बाद, बहस होने के बाद पारित हो जाता है, लेकिन तब तक यह अधिनियम नहीं बनता जब तक भारत में राष्ट्रपति जी इस पर हस्ताक्षर ना करते हैं। अब भी दिक्कत है, आ जाओ बेटा जल्दी आओ। अगर राष्ट्रपति के पास बिल गया तो हो सकता है कि राष्ट्रपति वहां पर अनुच्छेद 111 का भी प्रयोग करके उस विधेयक को रोक सकते हैं। बात आ गई समझ में? कल हम लोगों ने समिति का टॉपिक शुरू कर दिया था और मैंने आपको 3-4 चीजें बताई थी, मैं फिर से बता देता हूं। बेटा समिति जो होती है, लिख लीजिएगा, समिति की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि 3 सत्र चलते हैं BMW। कौन सा है? बजट सत्र, मानसून सत्र, विंटर यानी सी। कोई दिक्कत किसी को? अरुण आप ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, कमेटी से क्वेश्चन आएंगे, एथिक्स पे आया था और आया। तो होता यह है कि बजट सत्र सर 4 महीने चलता है, मानसून सत्र 3 महीने चलता है, विंटर सत्र 2 महीने चलता है, ऊपर से इसमें भी छुट्टियां बहुत होती हैं। यानी कुल मिला के जो सदन है वो मात्र 80 से 120 दिन ही काम करता है। क्या 80 से 120 दिन काम करने पे साल भर संसद की सारी चीजें हो जाएंगी? सर नहीं होंगे। ये समझना आ लो कि नया टॉपिक है, इससे पिछले बार में रिपीट नहीं हुआ था। तो बेटा संसद में पूरे साल भर कौन काम करता है? समिति। कौन काम करता है सौम्या? ध्यान मत भटकाओ, उनसे मत पूछो क्या बोलना, हमसे पूछो। ऐसी चीज मत पूछना, बता देता हूं। देखो इधर, ठीक, आओ जल्दी आओ बेटा, 9 बजे क्लास है, कल से सबको बाहर करूंगा मैं। मेला नहीं चल रहा है, 5 रुपए की मैगी बन जाएगी। बैठो, जब आ सकते हो 9-12 पे तो जल्दी निकला करो गांव से। 7 की क्या होगी? मैगी 7 की हो गई? वाह, तो देखो 7 की बहुत समय से हो चुकी है। बस बताइए जरा राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी? 5 लाख। वो सिर्फ अस्मित को इसलिए पता क्योंकि उसने मैगी नहीं खाई। देखो इधर, अब आओ। तो बेटा समिति जो होती है समझना, 80 से 120 दिन तो संसद काम करती है, बाकी के दिन कौन काम करता है? अब दूसरी बात, मंत्री जी तो बिल पढ़ के चले गए, बिल को स्क्रूटनी, बिल की जांच, बिल गलत है या सही है, बिल में संशोधन, इतनी टेक्निकल चीजें होती हैं, इतने अंग्रेजी के शब्द होते हैं कि मंत्री जी अगर पढ़ेंगे तो सब तो ऑक्सफोर्ड के होते नहीं, सब तो शशि थरूर जितने अंग्रेजी जानते नहीं, सब तो काम करने की चीजें जानते नहीं, सबका अनुभव तो होता नहीं। तो बेटा ऐसे में ये जो समितियां होती हैं ये हर प्रकार से बिल को रेक्टिफाई करती हैं, उसमें संशोधन करके देती हैं, या फिर मंत्री जी के लिए कौन सा नियम पहले आया है क्या है ये सब बताती है। समझ गए? चलो भैया, तो लिख लीजिए, समिति का डायग्राम बना लीजिए। बेटा जो समितियां होती हैं वो मुख्यतः तो 2 प्रकार से विभाजित करी गई हैं। कितनी टोटल है वो सब बताऊंगा, कल बताएंगे। पहले लिखो, अभी बता रहा हूं, पहले लिखो स्टैंडिंग कमिटी, इसे प्यार से बोलते हैं स्थायी समिति। शाबाश बच्चों, शाबाश। लिखो, डायग्राम बना लो। समिति कितने प्रकार की होती है? सर दूसरी कौन सी होती है? वेरी गुड, एडहॉक कमिटी होती है बेटा, और इसे बोलते हैं तदर्थ समिति। अब समझना, मुझे बताना, एक दिन कृष्णपाल की शादी थी, तो कृष्णपाल ने उस दिन हलवाइयों को बुलाया। समझना, कृष्णपाल ने हलवाइयों को बुलाया। हलवाई ने कहा कि सर विशेष मौका क्या है? बोले मेरी शादी। बोले तो विशेष पकवान क्या है? बोले गांव में सब पूरी खा रहे हैं, चला दो बटर नान। ठीक, बोले पनीर तो सब खा रहे हैं, एक काम करो पनीर की जगह चला दो मशरूम। तो बेटा याद रखना, जब भी कोई विशेष अवसर होता है, वैसे इनके गांव में या इनके घर पे दाल रोटी चावल ही खाते हो, तुम भी सब डेली वही खाते हो मेरी तरह, लेकिन कभी कुछ विशेष मौके होते हैं तो बेटा ऐसे ही काम होता है इस अस्थायी समिति का। जब भी कोई विशेष कार्य होगा समिति बनेगी, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद खत्म हो जाएगी। जिस दिन शादी हो गई उस दिन समिति की वापसी हो गई। अब जब तक शादी चलेगी ये समिति जिंदा रहेगी। तो इसका कोई जीवन होता है? सर इसका जीवन सिर्फ विशेष मौके के उपलब्ध रहने तक
होता है। लेकिन बेटा ये जो समिति होती है ये स्थायी इसलिए कही जाती है, ये हर साल बनती है और 1 साल के लिए जुझारू रूप से अपना काम करती है, इसे इससे मतलब नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? उदाहरण चलेंगे बढ़िया बढ़िया। चलो भैया देखो, अब समझना, तदर्थ के अंदर भी 2 होती हैं। ऐसा होता है कई बार हम अस्थायी समिति क्यों बनाते हैं, क्योंकि कृष्णपाल ने कहा इंक्वायरी करो सबसे सस्ते रेट में खाना कौन बना देगा, जाओ जाके सलाह लेके आओ कि बढ़िया कारीगर कौन है। तो अस्थायी समिति के अंदर ऐसी ही 2 समितियां होती हैं और इसके नीचे काम करती है। उसमें पहली होती है कौन सी? इंक्वायरी, जांच, और दूसरी सलाह समिति। भूलना मत, ऐसे ही याद आएगा। अब एग्जाम में कृष्णपाल और शादी मत लिख देना, उससे ऊपर भी जिंदगी, समझ गए? तो लिख के आना इंक्वायरी और एडवाइस समिति। अब ये इंक्वायरी और एडवाइस समिति भी हो सकता है कोई एक बंदा ही, यानी कोई एक सदन के सदस्य ही बढ़िया जांच कर दे। कई बार हो सकता है डबल लोग लग जाते हैं। सेम यहाँ पर तो बेटा तदर्थ समिति के नीचे इंक्वायरी और एडवाइस के अंडर भी 2 होती हैं। एक होती है संयुक्त कमेटी और एक होती है सिंगल कमेटी। इसे भी कई बार स्टैंडिंग कमेटी बोल देते हैं। लिख लो, मैं इस चार्ट को और साफ सुथरी राइटिंग में दिखा दे रहा हूँ, वरना तुम घर जाकर कहोगे मास्टर तो ठीक है लिख लो ना आया। लिखो, जिसने ये चार्ट नहीं बनाया, जिसे समझ नहीं आया, आज नोट कर लो, क्योंकि कल मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। समिति में आज आपको बहुत मजा आया था, उसके बाद आपको मैं सुप्रीम कोर्ट की ओर लेके चलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व क्या है, जिसमें हम 1982, 1993, 1996, 2014 के 4 जज केस पढ़े थे। हाँ क्या हुआ इसमें? कल बना लिया, उन्हें बताया ऐसे तो नहीं। सब ने ड्रॉ कर लिया बेटा? करंट दिख रहा है? चाहो तो आई ड्रॉप डाल लो। लिख लिया? कोई दिक्कत? एडहॉक, तदर्थ, स्टैंडिंग, स्थायी, इंक्वायरी, एडवाइजरी, ये दोनों ही हो सकती हैं। सेलेक्ट या फिर ज्वाइंट या सिंगल या ज्वाइंट। इन्हें भी हिंदी में देख लो। कई बार इस सादा वाली समिति को प्रवर समिति भी कहते हैं। प्रवर है, प्रखर नहीं है। प्रखर नाम का तो गुटखा भी आता था, नहीं बेचा है। और अंकल जी आते थे, पिताजी तुम्हारे लेने, आप बताओ। चलो देखो, यही तभी तो कह रहे, यही कर तो लाना, यही लीडिंग क्वेश्चन बता के लाते हैं यहाँ तो कि भाई तुमने तो देखा होगा हत्या कैसे होती। बोले नहीं मैंने देखी नहीं। तो तुमने हत्या कैसे देख लिया जब हो रही थी? दिस इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन, एडवोकेट्स करते हैं। हाँ चलो भैया, तो ज्वाइंट कमेटी लिखी। अब बेटा तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सर कैसे मेहनत करनी पड़ेगी? एग्जाम निकालने के लिए तुम्हें जो मेहनत करनी है वो ऐसे करनी है, तुम्हें बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो सर ये डायग्राम क्यों? क्योंकि पिछली बार एक एक समिति का कार्य नोट कराने के बाद, यानी जब मैंने तारांकित पढ़ा के नोट कराया और बाद में डायग्राम दिखाया, तो तुम लोगों ने मन में घर में जाके हिंदी साहित्य चलाया होगा, इसलिए अब मैं नहीं चलवा रहा हिंदी साहित्य। ये देखो, ऐसे करके अपने A4 पन्ने पर एक टेबल बना लो और उसमें ये कुछ मानक लिख लो। यहाँ पर सर कौन से मानक लिख ले? तो बेटा इधर लिखो कमेटी, समिति का नाम, ठीक। यहाँ लिखो लोकसभा, यहाँ लिखो राज्यसभा, यहाँ लिखो लोकसभा प्लस राज्यसभा। क्योंकि अब समितियां जो आएंगी उनमें क्या देखने को मिलेगा कि किसी समिति में खाली लोकसभा के सदस्य हैं, किसी समिति में दोनों के सदस्य हैं, किसी समिति के अंदर सिर्फ राज्यसभा के सदस्य हैं। तो जैसे ही मैं समिति का नाम लिखवाऊंगा, मान लो मैंने लिखवाई लोक लेखा समिति, तो मैं इसमें कहूंगा लिखो भैया 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, दोनों से होता है, यस, खत्म बात। समझ गए? ये ऐसे चार्ट बनाएंगे। अरुण बना लो ये चार्ट। अभी तक तो इंटरनेट से लेके किसी बुक में दिया नहीं है, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ठीक ठाक आपके पास हो गया तो आप यकीन मानिए कि आप एक ही पन्ने पे समितियों का रिवीजन कर लोगे, वरना हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कौन सी लोकसभा की है कौन सी राज्यसभा की। ठीक है? अपनी कॉपी को चाहो तो वर्टिकल भी कर सकते हो। वर्टिकल मतलब जैसे इन्होंने कर लिया है, सुमन ने, नहीं सुमन नाम है, स्वाति ने। देखो कंफ्यूजन होती रहेगी, समझ गए? तो ये नहीं मेरो नाउ स्वीटी का रख दो, ऐसा कुछ नहीं है, सही है? और जोक भी चलेंगे, रजनी को बेचारी जानती है। हाँ यस तो ऐसे भी है, चलो लिखा, ये डायग्राम बना लिया। इसमें ऊपर इसके जो मार्जिन यानी कि जो स्टैंडर्ड पॉइंट रहेंगे वो ये रहेंगे। फिर शुरू करें। आज की क्लास में रट्टाफिकेशन ज्यादा है, क्योंकि इसका तो कोई तरकीब में नहीं दे सकता कि लोकसभा राज्यसभा से क्यों दिया, हालांकि प्रयास बहुत किया है। चलो लिखो
मुबारक हो, पहली समिति का नाम लिखो। और उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, मुझे जरा एक बात बताना ध्यान से, तुम्हारे लिए आसान कर दे रहा हूं। मान लो मैंने संविधान की किसी पॉइंट पर एक समिति बनाई, उदाहरण के लिए पेश कर देता हूं। मैं खेल मंत्री होने के नाते लेके आ रहा हूं खेल बिल। इधर से सर हम किट डालेंगे क्रिकेट की, उधर से हर घर में खिलाड़ी निकालेंगे, इधर से बैट बल्ला डालेंगे, उधर से खिलाड़ी निकालेंगे सर, ऐसा विधेयक लेके आ रहा है सर। अब समझना, इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए भैया एक समिति की डिमांड करी, समझना। आलोक इधर, वरना अलग कर दूंगा सनी से। अब इस समिति के अंदर ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6। अब जरा अच्छे से बताना, इस समिति के अंदर 1 2 3 4 बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए, इसका क्या प्रभाव होगा? मैं फिर से बता रहा हूं, एक समिति बनी, उसके अंदर 6 लोग डाले, 6 लोगों में से 4 लोग बिल्कुल भी उस विधेयक से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा बकवास विधेयक है, बिल्कुल घटिया विधेयक है, हम बिल्कुल कहीं से इसके पक्ष में नहीं है, भाड़ में जाए विधेयक। क्या होगा? क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। ये मंत्री जी हैं, और मंत्री जी इनको देने से पहले मुस्कुरा रहे थे, अब भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? मंत्री जी कहेंगे समिति समिति यू आर नॉट बाध्यकारी। समिति का कोई भी सुझाव, समिति की कोई भी चीज विधेयक पर बाध्यकारी नहीं है। हाँ, अगर समिति चाहे किसी विधेयक पर कुछ सुझाव दे सकती है, सदस्य अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं कि हमें इस विधेयक में ये चीज समझ नहीं आई, लेकिन ये पूर्णतः मंत्री जी के ऊपर है कि हम माने या न माने। तो क्या ही अर्थ रह गया समिति का? पढ़नी पड़ती है बस, समझ। ठीक है, ये चीज पढ़ी, समझ आई तो मुबारक है भैया। अब हम चलते हैं समिति में। तो सबसे पहली समिति का नाम डालो PAC, और इसे बोलते हैं, ठीक है, लोक सब्बास, लोक लेखा समिति की कुछ खासियत होती है बेटा, इसे प्यार से अंग्रेजी में बोलते हैं। हिंदी वाले अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखो। हाँ, उसी टेबल के अंतर्गत बताऊंगा, लेकिन इस टेबल में आप भरेंगे, वो टेबल में आप भरेंगे, मैं बताता चलूंगा ना। मैं टेबल रेक्टिफाई कैसे, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर अब आप तुरंत लिखिए, आपके पास जो टेबल है उसमें क्रम में लिखिए PAC, लोकसभा के नीचे लिखिए 15, राज्यसभा के नीचे लिखिए शायद, और दोनों वाले यस वाले कॉलम पे लिख लीजिए टोटल सदस्य 22। ऐसे भरना है, भरो। ये टेबल आप भरेंगे, भरो 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 भरी, टेबल भरी, भरो भरी, गुड। कितने सदस्य होते हैं? 22। अब ये जो लोक लेखा समिति होती है बेटा, इस समिति का काम समझने से पहले एक चीज समझिए। मंत्री जी लेकर के आए बजट या कोई भी विधेयक, विधेयक पे क्या होता है? खर्चा होता है। खर्चे का मतलब कोई बिल लेके आए कि हम इतना इतना खर्चा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। मान लो ये विधेयक पास होके बन गया अधिनियम, यानी बिल पारित हो गया। इस बिल पे सारी राशि खर्च भी हुई जैसा इस बिल में प्रस्ताव था। बेटा, इस पूरे मामले की समीक्षा करता है अनुच्छेद 148 का कैग। लिखो ऐसे ही करके, अलग पेज पे लिखते चलना चार्ट से अलग, कि अगर कोई भी विधेयक आता है और वो अधिनियम बन जाता है, आसान कर दूं, मनी बिल डाल के सरकार ने शिक्षा के लिए 20,000 करोड़ रुपया निकाल लिया। उस 20,000 करोड़ रुपए का सरकार ने क्या करा, इसकी जांच करने का भी मामले के लिए एक अलग संवैधानिक बॉडी है जिसका नाम है महालेखा नियंत्रक अधिकारी। इसे क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग बोलते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, कैग क्या बनाता है? रिपोर्ट बनाता है। समझना बात ध्यान से, कैग क्या बनाता है? रिपोर्ट बनाता है। सर कैग रिपोर्ट क्यों बनाता है? क्योंकि बेटा ध्यान से सुनना, रिपोर्ट प्रस्तुत कौन करते हैं? राष्ट्रपति। परंतु ये रिपोर्ट राष्ट्रपति के प्रस्तुत होने से पहले कौन जांच करता है? PAC। इसका रोल समझे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने कहा ना कि बजट जब पढ़ाऊंगा तो सारी समिति पढ़ा रिवाइज होगी और मजेदार ढंग से, क्योंकि एक एक स्टेप पे। फिर से बोल रहा हूं, हुआ ये कि मंत्री जी ने, जो कि ऑलरेडी सत्ता में है, उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए बजट में शिक्षा के लिए दिखाए थे। आपको पता होना चाहिए कि बजट बनता है तो तुरंत
तुरंत सरकार को पैसा नहीं मिलता, उसके लिए विनियोग बिल पारित होता है जब जब सरकार को पैसे की जरूरत होगी। मतलब आपके पापा ने क्या रखा है, सारी संपत्ति तेरी ही तो है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा मकान उकान उठा करके तुम्हारे नाम करके चले गए गंगा नहाने, ऐसा नहीं है। जब जब तुम्हें थोड़ी थोड़ी अपनी संपत्ति में से जरूरत पड़ती है तब तुम पापा से कहते हो पापा वो जरा 2000 का नोट देना, तो पापा पूछते हैं ना क्या करेगा, अभी 2000 का परसों ही तो दिए थे। तो बेटा ऐसे ही संसद में होता है, जब भी बजट पास हो जाता है तो आप देखोगे बीच बीच में एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, विनियोग बिल। विनियोग बिल में क्या होता है कि जो भी मंत्री है वो लेके जाता है पर्चा, कहता है मैडम हमने 20,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए मांगे थे, आपने बजट में डाल दिए, अभी जरा 5,000 करोड़ रुपया दे दो, मुझे जरा नए स्कूल बनाने हैं। क्योंकि अगर सारा पैसा दे दोगे एक ही बार में मंत्री जी को, तो मंत्री जी इतनी तेजी से उड़ेंगे कि विमान से भी तेज रफ्तार से पकड़ में नहीं आएंगे मंत्री जी घोटाला करके कहाँ बैठ गए। इसलिए मंत्री जी पे भी क्रॉस चेक बना रहता है। समझना, मंत्री जी ने पैसा मांगा, लेकिन मंत्री जी ने उस पैसे का खर्चा कितना करा, ये खर्चा करने के बाद, मेरे शब्द याद करना, खर्चा करने के बाद कौन जांच करेगा, CAG। कौन करेगा कृष्णपाल, CAG। लेकिन CAG बेचारा है तो कार्यपालिका, ना तो उसकी कोई औकात है कि वो जाकर के किसी को सजाए मौत दे दे, समझ गए, ना तो वो किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। ये सारी पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पे अनुच्छेद 75(2) के अंदर राष्ट्रपति किसी को भी हटा सकता है। कनेक्शन समझ रहे हो 75 का। तो हुआ ये कि ये अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति ठहरा राष्ट्रपति महामहिम, वो कहेगा मेरे लिए तो कोई एजुकेशन है ही नहीं, मेरा CA बैकग्राउंड है ही नहीं, मेरे पापा ने कॉमर्स की कोचिंग तो कराई नहीं। तो उसके लिए एक समिति पहले जांच करती है, और मुबारक हो, उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। बेटा इस समिति की खासियत लिख लेना, इस समिति में कोई भी मंत्री नहीं होता कभी। लिखो, मैं बहुत स्मूथ बहुत प्यार से बता रहा हूं, फिर भी मैं रिपीट कर दूंगा, 20 बार पूछूं, मेरी आदत है रिपीट करने की, और गलत मत करना बच्चों एग्जाम नहीं कभी, ठीक बेटा। उसके बाद समझिए PAC ने, अब और मजे की चीज सुनो बेटा, PAC के पास में भी कोई डिग्री तो होती नहीं है, ये भी तो कुल मिला के 543 लोगों में से या 245 लोगों में से आए हुए सदस्य हैं संसद के, इनके पास तो कोई डिग्री होती नहीं है। अब ये फिर से जाते हैं, पता किसके पास जाते हैं, ये जाते हैं कैग के पास, और कैग से कहते हैं, ये कैग से कहते हैं जाकर के कि दोस्त दोस्त, तो क्या कहता है क्या है, फिर कहते हैं दोस्त दोस्त, यही वर्ड कहते हैं सुनो ना, बोले क्या, कहते हैं एक काम करो ना, जरा हमारी मदद कर दो। तो वो कहता है क्यों मदद कर दूं, तो बेटा इस पर एक क्वेश्चन तो बनता है, लो जरा इसे सॉल्व करो, उसके बाद मत कहना कि मास्टर हमारा सही नहीं पढ़ाता, पढ़ो मजा आएगा। हाँ पढ़ो। किसे लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है, बता दो जल्दी से। कैग को हिंदी में कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब तुम्हें सवाल की कनेक्टिविटी समझ में आ रही है। जब तक तुम ये चैन जानते ही नहीं हो, जब तक तुम ये दोस्त की साइकिल जानते ही नहीं हो, भैया कैसे तुम कैग लगा दोगे। तब कैग कहता है मैं तुम्हारी दोबारा मदद करने के लिए तैयार हूँ। अनुच्छेद 148 के तहत कैग जो है वो सारी तरीके से मदद करता है, क्योंकि ही इज अ एक्सपर्ट। उसके बनने की रिक्वायरमेंट सुनो, इंडिया में एक पोस्ट होती है, बहुत कम लोग जानते हैं, IAAS, सुनिए, इंडियन ऑडिट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसका मतलब जो हर तरीके से कॉमर्स के रूप में आपने जैसे सुना होगा सांख्यिकी अधिकारी, ये भी एक पोस्ट होती है, स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर होती है। बेटा ऐसे ही क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे एक पोस्ट होती है IAAS। आप कहोगे IAS से बड़ी पोस्ट लग रही है, नहीं, लेकिन पूरे देश में रेलवे से लेके, फैक्ट्री से लेके, सरकारी उपक्रम से लेके, किसी भी मामले में लेके, जब तक कि तुम्हें बाहर ना कर रखा हो, तुम कोई भी जांच कर सकते हो। ये पावर होती है CAG की, समझे बात को। तो वंस मोर कर लेते हैं एक बार, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं सर, वंस मोर है, ठीक है बेटा, अच्छे से समझना। इट इज कॉल्ड कंसेप्ट। हर चीज कंसेप्ट से आसान लगती है, वरना रट लो कि CAG जो है वो दोस्त है किसका, PAC का, लेकिन क्यों है ये चीज समझना पड़ती है ना, इसीलिए तो कहते हैं। तो मैंने तुम्हें PAC समिति बनाई। सर इस समिति का रोल आने से पहले हमें इस सिचुएशन को समझना होगा। मान के चलो ये मंत्री जी हैं, या मंत्री जी भी ना लिख के तुम कह सकते हो नरेंद्र मोदी सरकार। सरकार ने बजट से कुछ पैसा निकाला, जो कि बजट निर्मला सीतारमण जी ने पहले ही पास कर दिया था और धन आवंटित कर दिया था। आप बजट उठा के देखोगे हर विभाग के लिए धन आवंटित है, ठीक।
तो नेताजी ने जब पैसा निकाला तो नेताजी पैसे को घर पे तो रखेंगे नहीं। अगर नेताजी पैसे को घर पे रख लेंगे तो सीबीआई कहेगी अब तो हमारो होएगो, ईडी कहेगी अब तो हमारो होएगो जो पैसा। समझ रहे बात को? तो बेटा जब नेताजी पैसा खर्च करते हैं तो नेताजी कौन है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका का काम होता है सिर्फ नियम का पालन करना। खर्च कर लिया, इसकी जांच करने के लिए कौन आएगा आगे? लेकिन ये रो रहा था एक दिन, ये रो रहा था। तो मैंने कहा काहे रो रहे हो? बोले भैया मेरी शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने कहा क्यों दुरुपयोग हो रहा है? तो बोले सर इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मुझे पता है नेताजी करप्ट है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। जब नेताजी पैसा खर्च कर लेंगे तभी मैं सीन में एंट्री मारूंगा। ये दुख होता है कि कैग जो है हमेशा खर्चा करने के बाद रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन खर्चा और सामने देख रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं दे सकता रिपोर्ट। यही में बेचारा सीएजी के साथ में बाध्यता आ जाती है। गलत नियम है ना, क्या करें? ऐसा होता है। सर ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है बता रहा हूं, क्योंकि कैग कौन है? अधिकारी। अधिकारी कौन है? एग्जीक्यूटिव। मंत्री कौन है? विधायिका। और नियम है कि बेटा तुम जीवन भर उत्तरदायी रहोगे मंत्री के। ये होता है हर तरीके से रूल को सिद्ध करने का सिद्धांत। समझे कृष्णपाल? अब आई कनेक्टिविटी कि सीएजी एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव मतलब समझो कि डीएम साहब। विधि कौन बनाने वाले हैं? योगी जी उत्तर प्रदेश में विधि बनाते हैं, क्योंकि भैया क्या है, ये विधानसभा के अंदर सदस्य है। या सीधी बात समझो, नरेंद्र मोदी जी कौन है? तो संसद भी है, वो विधि भी बनाते हैं। अब कोई डीएम हो गया, कोई कैग हो गया, कोई ऐसा अधिकारी जो सिर्फ उनके द्वारा बनाई विधि का पालन करता है, क्या उनसे ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो कैग तो बनाई हुई विधि का पालन कर रहा है। समझे बात को? तो कैग का तो यही है कि मंत्री जी को मैं घोटाला करते तो देखूंगा, लेकिन चुप्पे से भी जाके नहीं बता सकता। दीदी देखो उधर कुछ हो रहा है, तो दीदी कहेगी ना जो भी हो रहा है होने दे, मुंह बंद कर ले। समझ गए बात को? तो बेटा ये है पीएसी कमेटी। और किसको बोला जाता है? फ्रेंड फिलोसोफर गाइड। तो अब इसका उत्तर आप दे ही चुके हो कई बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी कॉपी में आपने अच्छे से लिख ही लिया होगा। कोई दिक्कत इसमें तो बताओ। पहली समिति में कोई दिक्कत? ऐसे ही समझाता हूं मैं समिति, मजा ऐसे ही आता समिति। आलो कोई डाउट? कोई दिक्कत किसी को? हाँ पहले से कभी बाध्यकारी नहीं, पीएसी कभी बाध्यकारी नहीं। कैग हमेशा से इसकी बात कभी बाध्यकारी नहीं थी, क्योंकि नियम तो हमेशा चल रहा है जब से पॉलिटिक्स। क्यों बनाया गया? बेटा कोई तो व्यक्ति चाहिए ना जांच करे। तुम्हारे घर पे सीए है, सीए। हाँ भैया इसीलिए बनाया है क्योंकि तुमने व्यापार शुरू करा, उसे भी पता चल रहा है कि तुम्हारी दुकान सन्नी कपड़े वाले के नाम से घाटे में जा रही है, लेकिन वो रिपोर्ट दे देगा बाद में, जब तुम बुलाओगे इधर घाटा चेक करके बता दे, लेकिन वो घाटे से उभारेगा नहीं। सीएजी का काम इतना है कि तुम बता दो, ताकि कल को हमारी सरकार सत्ता में नहीं होगी, हम विपक्ष हैं, तो हम रिपोर्ट ले जाके रख सके। बस इतना काम समझ गए कैग का? चलो भैया अब सुनो, लोक लेखा समिति में सदस्य कैसे चुने जाते हैं ये कोई नहीं बताएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये भी चुने जाते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतदान की जरिए। कतई मत पूछना सर ये क्या होता है, राष्ट्रपति ने चीख चीख के बताया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, एकल संक्रमणीय मतदान क्या होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब सर इसमें हमेशा 22 सदस्य बने रहेंगे, कोई एक जाएगा उसको बुला लेंगे। और दूसरा इसमें सिंगल वोट होता है, सारे संसद के सदस्यों की सूची बनती है, वोट देते हो, नंबर 1 2 पे ये रखेंगे, 4 पे इसको रखेंगे, 5 पे इसको रखेंगे, कट कट के आपके वोट ऊपर जाते हैं और तब सदस्य मिलते हैं। ये बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए। और इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए वीडियो देख लेना, वीडियो के टाइम से पढ़ जाए, पता नहीं कौन सा क्या सर्वर आ गया। ठीक है, याद रखना। ऐसा कौन सी समिति है जिसे वॉच डॉग बोला जाता है? पुलिस एग्जाम वालों तुम्हारे लिए भी वन लाइनर फैक्ट, बेटा वॉच डॉग समिति इसे ही बोलते हैं। सर ये सबसे पहले कब बनी? 1921 में। कौन सी सिफारिश पे बनी? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की सिफारिश 1919। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ समिति, इतनी डिटेल में समिति आ गई तो तुम मेंस पे उधेड़ के रख दोगे, क्योंकि पीसीएस में ये लोक लेखा समिति में मेंस में आ जाता है। आना भी चाहिए, सिर्फ आपने मेरी जो स्टोरी सुनी है, अगर आप पूरी स्टोरी को लिख के डायग्राम बनाए तो मेंस का आंसर है और ऑब्जेक्टिव भी एलिमिनेट हो रहा है। कोई दिक्कत है? आप आगे बढ़े, आगे बढ़े। नाम डालो अगला, प्रकलन समिति। प्रकलन समिति बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, एस्टीमेट कमेटी। अच्छा इसकी कुछ लिमिटेशंस भी मैं बता दे रहा हूं। पहला तो मैंने बता दिया ये बाध्यकारी, जो पीएसी है उसकी चीजें बाध्यकारी नहीं होती।
दूसरा ये है जुर्म होने के बाद अपराध की रिपोर्ट आती है, सेम जो पुलिस वाले करते हैं कि बस हम क्राइम सीन तक पहुंचने वाले थे लेकिन थोड़ा लेट हो गए। पब्लिक अकाउंट कमेटी जब भी कोई अपराध हो जाएगा या कोई खर्चा मंत्री जी खर्च कर लेंगे उसके बाद ही ये भी रिपोर्ट बनाएगी। ये किसी मंत्री को अपराध का दोषी पाए जाने पे न्यायालय नहीं बुला सकती, समन नहीं बुला सकती। संसद के अंदर चाय पे 1000 रुपए खर्चा हो रहा है, एक चाय की पत्ती पर, एक कप पे, ये इंटरफियर नहीं कर सकती। साफ लिखा है कि दैनिक दिनचर्या के कार्यों की रिपोर्ट नहीं देगी। ये किसी फोटोकॉपी या किसी भी चीज की जो संसद में आ रही है उसमें इंटरफियर नहीं करेगी कि 1 लाख की फोटोकॉपी एक दिन में कैसे हो रही, देख रहे हैं संसद के खर्चे। तो बेटा याद रखना, पीएसी का काम बस इतना होता है, कैग की रिपोर्ट हम पढ़ेंगे, कैग से ही मदद मांगेंगे और हम खुद को कहलाएंगे लोक लेखा समिति। तुम्हारा कोई काम ही नहीं, मैं तो खुल के कहता हूँ, क्या काम है तुम्हारा, है ना? सिर्फ सलाह, लागू नहीं। पैसे भी कब? खर्च होने के बाद। इसे मैंने लिखा है पोस्टमार्टम एनालिसिस, समझ गए? तो भैया अगली समिति का नाम लिखो प्राक्कलन समिति, विच इज कॉल्ड एस्टीमेट कमिटी। लिखो। आई होप लोक लेखा समिति में तो तुम्हें कोई डाउट ही नहीं होगा, कैग के रोल में डाउट नहीं होगा। फिर भी जब मैं 148 का कैग पढ़ाऊंगा अलग से आगे चल के, तब भी पीएसी की बात करूंगा। मैं बच्चों को कभी समिति एक ही चैप्टर में पढ़ाता ही नहीं था, समिति जहां जहां आती थी बताता था। जैसे आपको मैंने पढ़ाई व्यावसायिक सलाहकार समिति, कब पढ़ाई? जब संसद का पहला दिन होता। लिखा बेटा इस समिति के आगे दुख भरे सुर में लिख लो तुरंत ही, जो आपने डिब्बा बनाया है उसमें लिखना एस्टीमेट कमेटी और लोकसभा पे टिक मार के राज्यसभा काट दो और लोकसभा के नीचे लिख लो 30 सदस्य, क्योंकि इसमें बेटा कोई भी राज्यसभा का सदस्य होता ही नहीं है। ये पूरी तरीके से सरकार के कामों को देखने की समिति है। इसका नाम समझो। एक दिन चरण को मोबाइल लेना था, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, तो चरण ने कहा भैया मैं कौन सा मोबाइल ले लूं? तो मैंने कहा चरण तो पहले मुझे अपना एस्टीमेट बताओ, प्राक्कलन बताओ। तो चरण ने कहा भाई 10,000 रुपया। तो तुम समझ रहे हो, जब सरकार बजट बनाती है तो बजट बनाने से पूर्व मैं तुम्हें समझा देता हूँ, जितने भी विभाग हैं उन विभागों से कहती है तुम्हें कितना पैसा चाहिए बताओ। तो जब विभाग सारा पैसा बना के भेजते हैं कि हमको इतना रुपया चाहिए, उस सूची की जांच कौन करता है? प्राक्कलन समिति। आप समझे? मैं अपनी बात को लिख के दोबारा दोहरा दे रहा हूं। पहले तो ये लिख लो, ये समिति कब बनी थी? सर 1950 में। जाने माने देश के अंदर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे थे, उनका नाम लिख लो, वो वित्तीय मंत्री भी रहे थे, जॉन मथाई। लिखो। ये चीजें वनडे एग्जाम में या यूपीएससी को भी कभी कभी ऐसा होता है, यूपीएससी भी कभी कभी मॉर्निंग जला के सो जाती है, उठती है, फिर कहती है डॉक्टर सच्चिदानंद कौन से सदस्य थे, अस्थायी की स्थायी, पता नहीं कौन बदुआ देके गया है कि लूसेंट सेक का सवाल आएगा आएगा आ ही गया। कभी कभी बुजुर्गों की हाय नहीं लेनी चाहिए, खुद तो वन में चले जाएंगे, बच्चों को दुआ देके वो बदुआ में बदल जाए। हाँ कोई बात बेटा, ग्रुप तो चलेंगे। 499 अर्जुन बैच बने सफल धनुर्धर। क्या कहते हैं? सफल क्या बोलते हैं उसको जो बाण चलाता है? धनुर्धर है ना, यही। हाँ आर्चर बोलते हैं उसे, आर्च। तो बेटा बने सफल धनुर्धर ले हमारा बैच 499। ऐसे कोई बैच मत ले लेना, समझ रहे? धनुष छोड़ो, तुम्हें अपने हो सकता है हाथ भी दान करने पड़े, एकलव्य तो तब भी अंगूठे से काम चला लिया, क्योंकि इसीलिए उन बैचों में एक तरफा 1 दिवसीय पढ़ाई होती है। वो बता देंगे पीएससी के अंदर 22 सदस्य होते हैं, इसका नाम ये होता है। जीवन भर सोचोगे कि 22 सदस्य तो होते हैं, पर ये समिति करती क्या है? वो ये बता जाएंगे मौसी की बेटी को तुम्हारी कजिन कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये नहीं बताएंगे। सोचो कजिन की मम्मी की कजिन की बेटी तुम्हारी कजिन, क्या रिश्ते हैं? वाह, कजिन कजिन। चलो खैर समझ गया? समझ आ रहा कुछ? क्या नाम है? साक्षी। और इधर गरिमा सिरोही ना खाली गरिमा। चलो तो हमारा भी नाम गरिमा है, देख रही हो? देखो इधर तो लिखो भैया 1950 में समिति आई। अब ये एक बार और पढ़ लो जरा, लो हो सकता है तुम मेरी बात ना मानो, बोले हो सकता मास्टर झूठ बोल रहा, पढ़ो। बोले हमें क्या पता, हम घर जाके खुद बुक थोड़ी खोलते हैं। जैसे ही बजट अभी पढ़ाओ, मतलब अभी बजट को थोड़ा सा बताओ, तुरंत समझो पढ़ चुके। हाँ ये भी सारे सदस्य समितियों के वैसे ही आएंगे जैसे राष्ट्रपति चुने जा रहे थे।
बेटा इसे सुनो, भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। सभी लोकसभा निचले सदन से होते हैं और राज्यसभा से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता। ये पूरी तरीके से लोकसभा की होती है। लोकसभा हर साल अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सदस्यों का चुनाव करती है, सेम जैसे राष्ट्रपति की वोटिंग होती है। लोकसभा का अध्यक्ष भी अपने सदस्यों में से ही समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। समझ गए बात को, कि यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष नहीं होगा, लेकिन वो नियुक्ति कर देगा। और नियुक्ति भी किसकी करता है? डिप्टी की, अपने से जस्ट नीचे उपाध्यक्ष की। खैर, अब सर ये समिति क्या करती है? तो लो भैया प्रैक्टिकल जानकारी समझो, ये समिति क्या करती है। अब देखो, एक दिन निर्मला सीतारमण जी अपने घर पे बैठ के गाजर का हलवा खा रही थी। तभी उन्हें याद आया, अरे वाह, अब तो नवंबर चल रहा है, जल्दी से अभिषेक को फोन कर लेती हूँ, क्योंकि वो बजट पढ़ाने लगेगा फरवरी में, और बजट कब पेश होता है? फरवरी में। तो बेटा देश की वित्त मंत्री बजट बनाने का जो काम करती हैं वो 2-3 महीने शुरू हो जाता है पहले। शादी वाले दिन ही शादी की तैयारी नहीं होती, उससे 10 दिन पहले होती है। बजट भी उसी दिन पेश करना है, तो उससे पहले तैयारी कब शुरू हो जाती है? निर्मला सीतारमण जी सबसे पहले क्या करेंगी? ध्यान रखना, सबसे पहले टीम का गठन करेंगी। इस टीम के अंदर वो बुलाएंगी उनके काबिल आईएएस अफसर, और फिर खुश हो लोग एसएससी के बड़े बड़े अधिकारी। सर एसएससी वाले? हाँ, टैक्स इंस्पेक्टर, सीजीएल की भर्ती वालों, एक्साइज इंस्पेक्टर, समझ गए? पुलिस वालों का कोई यहाँ भी रोल नहीं है। जीडीयूडी का पेपर बनने के बाद मत आ जाना इधर आते हैं एक्साइज, टैक्स इंस्पेक्टर, ऐसे एसएससी से बड़े बड़े पद। लेकिन याद रखना, पूरी तरीके से ये टीम जो होती है वो गोपनीय होती है, ओपनली नहीं बुला सकते, वरना बजट की सारी जानकारी पब्लिक में लीक कर दी जाएगी। तो इसे कहते हैं कि निर्मला सीतारमण जी पहले टीम बनाती हैं। बेटा टीम बनाने के बाद दूसरा काम क्या करती है? वो कहती है सभी विभागों से कि आज जो भी तुम्हारी ख्वाहिश है वो मांग लो, डिमांड ऑफ ग्रांट। निर्मला सीतारमण जी 55-56 मंत्रालय जितने भी हैं सबको एक चिट्ठी भेजती हैं। जैसे दुग्ध डिपार्टमेंट, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कहती है बताओ तुमको कितना रुपया चाहिए, और साथ में मुझे हिसाब भी लिख के दो कि तुमने पिछली बार कितना रुपया खर्च किया था। हैप्पी बर्थडे टू अनुदानों की मांग के बाद एस्टीमेट कमेटी, यहीं पर ये कमेटी रोल करती है। निर्मला सीतारमण जी ने जितने विभागों से अनुदान की मांग का प्रपत्र मांगा है, ये कमेटी पूरी तरीके से उन एस्टीमेट की जांच करती है कि कोई विभाग गलत तो नहीं मांग रहा, कोई विभाग ज्यादा तो नहीं मांग रहा, कोई विभाग मांग ही नहीं रहा, इसको क्या हो गया, कोई विभाग इतना ज्यादा क्यों मांग रहा। किसी विभाग ने पिछली साल 1 लाख करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन राफेल कितने का आया हमें बताया ही नहीं। तो ये सारी जांच कौन करता है? कृष्णपाल, प्राक्कलन समिति। लेकिन फिर ये सारी जांचें बना करके वापस बताता है मैडम को, तो मैडम कहती है शटअप। क्यों शटअप? क्योंकि तुम्हारी कोई भी राय बातकारी नहीं है, तुमने बता दिया, बहुत अच्छा लगा बात करके तुमसे, अब परसों मैसेज करना। समझ गए बात को? ये होता है तरीका। तो बेटा प्राक्कलन समिति का काम ये होता है। प्राक्कलन समिति यहीं तक होती, लिख लो। पहले इसमें 25 सदस्य थे, 1956 में सदस्य की संख्या कितनी हो गई? 30। ये पॉइंट यूपीएससी के फेवरेट है, रट्टा नॉलेज। यूपीएससी लिख देगा प्राक्कलन समिति, वर्तमान सदस्य की संख्या 30, नीचे लिख देगा 1958 में 31 हो गई। अब तुम्हें अगर 1956 और 30 याद नहीं रहा तो तुम 58 पे भी गोला मार के आओगे, क्योंकि तुमने भैया बनते एग्जाम वालों से एक नियम सीखा है, ऑल ऑफ द अबव सही होंगे या पहला और तीसरा सही होगा, है ना? ये है बनते एग्जाम में इस बार। तभी तो पिछले साल यूपीएससी ने कहा मैं विकल्प ही ऐसे लाऊंगा कि पहला भी सही लगेगा, दूसरा भी सही लगेगा, तीसरा भी सही लगेगा, सभी सही लगेंगे, है ना? यूपीएससी ने तुम्हें राइट टू रिजेक्शन तो दिया, लेकिन राइट टू तुक्का नहीं दिया। इट इज कॉल्ड फ्लूक। तुक्के को इंग्लिश में फ्लूक कहते हैं। और हम भारतीय तो सबसे अच्छे हैं। पड़ोसी की लड़की क्या करती है उसके पापा को नहीं पता, तुम बाहर खड़े उस आदमी से पूछ लो जिसे अपने घर में अपनी बेटी का नहीं पता, है ना? इंडिया इज बेस्ड ऑन प्रेजुडिस। यहाँ भेदभाव बहुत होता है कि जैसे सनी को मैंने बाइक पे देखा, मुझे लगा होगा वो घूमने ही जा रहा होगा, हो सकता है ये बेचारा सच में घूम के जा रहा पहले सर मस्ती करता था तो क्यों कह रहे, है ना? हाँ भाई साक्षी लिख लिया सब, ओरिजिनल सदस्य गुड लिखो। 1956 में 30 सदस्य बन गए। कैसे बनते हैं? यहाँ से लोकसभा इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और एक चीज और लिख लो, जब ये पूरी तरीके से लोकसभा की समिति है तो भैया ये किसे अध्यक्ष बनाएगा? ज्यादातर प्रयास होते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसी से किसी को उठा लो। जैसे निर्मला सीतारमण जी को बना दिया, कोई भी नहीं मिल रहा है तब कहेगा डिप्टी तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम बन जाओ थोड़ी देर, तो डिप्टी कहेगा यस यस।
पार्लियामेंट के लिए बड़ा अच्छी कहावतें चलती हैं, जॉनी जॉनी यस पापा सेइंग नो गेट आउट फ्रॉम द पार्लियामेंट पापा, ऐसी पॉइंट्स होती हैं। हाँ बेटा, इसमें रूलिंग पार्टी से नहीं, जरूरी नहीं इसमें मंत्री बने अगर वो मंत्री पद पे नहीं हो, ठीक है। हालांकि पीएससी में मंत्री नहीं होंगे, इसमें हो सकते हैं। इसमें चीफ सेक्रेटरी का होता तो ये सबके पास एक चीफ सेक्रेटरी होता। देखा, सनी का क्वेश्चन है सर इसमें आईएएस का काम नहीं होता। अरे बेटा, ऐसा कोई मंत्री नहीं जिसके पास संतरी नहीं। संतरी मतलब सचिव है ना, सेक्रेटेरिएट, सारे सचिव काम करते हैं मंत्री जी के लिए, और नाम किसका आता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम आईएएस बन काहे के लिए रहे हो, ताकि तुम मंत्री जी को सब बताओ और एक दिन पीछे होके कहो कि पीवी नरसिम्हा राव लेके आए थे देश में ये संशोधन, और उसके पीछे किसका दिमाग था, जैसे नोटबंदी थी। हाँ बिल्कुल आपकी पार्टी, लेकिन वो भी गलत नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लोगों ने चुन के भेजा है तो नाम उन्हीं का आएगा, और आपने खुद को चुन के खुद को भेज लिया है। वो बात अलग की है कि भेजने के दौरान बाढ़ में आप डूब सकते हैं नीचे कोचिंग इंस्टीट्यूट के। कौन कह रहा सर अभ्युदय के नीचे बेसमेंट तो नहीं है? नहीं है। चलो, इसकी वैधता कितने वर्ष की होती? 1 वर्ष की होती। लिख लिया? अब लिखो भैया तीसरी और मेरी फेवरेट, उससे पहले मैंने तुम्हें बजट बता दिया, ये बजट से संबंधित है, एस्टिमेट करा जाता है, खर्चा कैसे आएगा मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। लिखो भैया इसकी लिमिटेशंस लिखो, इसकी सीमाएं लिखो। जब कुछ बता दिया उसको माने ना माने मंत्री पर निर्भर है, तो इसका भी कोई औचित्य है। दूसरा, यहाँ पे भी अनुदान का मांग आने के बाद उस पर वोट भी पड़ जाता है, फिर ये रिपोर्ट बनाता है। मतलब निर्मला सीतारमण जी कहेंगी रिपोर्ट बनाता है, उधर जाकर के संसद के अंदर वोटिंग भी हो जाएगी कि बजट ओके है, तब इनकी नई रिपोर्ट आ रही है। तो क्या मतलब निकलता है, जब अनुदान की मांग पर वोटिंग हो ही गई, ओके हो ही गए, तो तुम्हारा रोल ही क्या बचेगा। और तीसरी मजेदार चीज सुनो, इनकी सिर्फ जो है सलाह, सिर्फ सलाहकारी होती है, ना कि बातें करें। सीमित मिनिस्टर होते हैं इसमें बेटा। सीमित मिनिस्ट्री का मतलब सीमित मिनिस्टर नहीं, मिनिस्ट्री। ये जिनको मन करे उतनी ही मंत्रालय का आकलन करेगी। बेटा ये समिति सबसे ज्यादा पीछे रह जाती है। सर क्यों? इस साल अगर इसने कोयला मंत्रालय का रिपोर्ट छापी तो पूरे साल कोयला मंत्रालय छापती रहती है। अब सोचो, पेट्रोलियम रह गया, टेक्सटाइल रह गया, खेल रह गया। इस वजह से प्राक्कलन समिति ना सिर्फ एस्टिमेट पे काम करती है, ये बहुत पीछे चलती है, और इसमें कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। लिखो, पीएससी के पास, लोक लेखा समिति के पास कौन होता है? कैग। इसके पास कौन होता है? कोनू नहीं। अरे कोई भी नहीं, कोनू मत लिख लेना, CONU, कोई नहीं, समझ गए। इसके पास कोई एक्सपर्ट नहीं होता। समिति समझ आ रही है? शिवांशी आ रही है समझ में? एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है समिति का। बेटा हर चीज पॉलिटी में मजेदार है, बशर्ते बुद्धि तुम लगाओ और लेक्चर फैलाओ। खराब हो गई, बारिश हो रही, कोई बात नहीं, के जाने का अपना ही मजा। हाँ सर बरेली पढ़ाने, लेकिन हाँ पता डिमांड रहता है। once a teacher is demanded, always demanded. Once a teacher, always a teacher. नहीं सर, he could be a bureaucrat. थोड़ा काम था, कोई बात नहीं, खुद जाओ, बस 80 रुपए है, 50 तो बाइक पे जाओ तो 100 नहीं जाऊंगा। चलो भैया, लिखा लैक एक्सपर्ट कमिटी, कृष्णपाल कोई डाउट? प्राक्कलन समिति। दूसरा वाला ये पॉइंट, कांट क्वेश्चन पॉलिसी। सरकार कोई भी नीति लेके आ जाए उस पर ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। मतलब मैंने अपने कुत्ते से कहा तेरा काम काटना है। एक दिन कुत्ता आया मेरे पास, बोला मालिक मालिक ये जो रोटी आटे की बनाते हो बाजरे की बनाओ, पैसे बचेंगे। मैंने कहा शट अप, तू कुत्ता है, तेरा काम है काटना। यहाँ मैं डिमीन नहीं कर रहा, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा, जिसका जैसा प्रवृत्ति होती है वो वैसा ही काम करता है। इस समिति की प्रवृत्ति है कि तुम सलाह दो, ना कर कि तुम आकर के हमारी पॉलिसी में कूद पड़ो कि नहीं पॉलिसी हम ही बना दे रहे हैं ना। तो तुम्हारा काम होगा सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट बनाना, ना कि आकर के पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में भूमिका निभाना। इस मतलब प्राक्कलन समिति का इसका महत्व है। सबसे बड़ी बात कि इसी रिपोर्ट के बेसिस पे आने वाली गवर्नमेंट को लेकर के क्रिटिसाइज किया जाता है, विपक्ष के पास बल रहता है। या देश में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी समितियां जो अन्य तरीके की बनती हैं, अस्थायी समितियां, वो इसकी रिपोर्ट पढ़ लेती हैं। इसकी रिपोर्ट का बस यही वेटेज है कि सरकार के क्रिटिसिज्म के काम में आ जाता है, बैलेंस बनाने के काम में आता है, और ये दिखाता है कि हाँ हमारी समिति कुछ कर रही है, बस इसके अलावा कोई हो जाता है। उसके लिए एक अलग समिति, उसके लिए
बजट बनाने साहब वही दूसरा सरकार के जो विभाग है, डिपार्टमेंट में, उसके अंतर्गत इतना धन दिया जाएगा, इसमें भी सहयोग कर देना। उसमें ये इसलिए नहीं करती कृष्णपाल क्योंकि इसकी मिनिस्ट्री देखो सीमित है। उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, उसके लिए होती है DRSC, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। अभी मैं आपको जस्ट अगली कमेटी को पढ़ा, जो आप कह रहे हैं उसका एक पॉइंट बहुत वैलिड है कि ये बजट बनाने में सहयोग करती है, लेकिन जो विभागीय जांच करके देती है उसके लिए हमने पूरी एक अलग समिति बनाई है। सबसे ज्यादा सदस्य उसी में, वो समिति की संख्या इतनी है कि 17 और एक समिति के अंदर 31 लोग, 17 बड़ा 31 कर लो, अब तो 24 हो गई है। आप देखोगे 700 750 सदस्य उसी समिति के होंगे। विभागों को जनता आमंत्रण होता है, इसके सारा नहीं, इसकी नहीं, ये सिर्फ एस्टीमेट बता देती है कि सर हमने इतना करा, लेकिन DRSC एक्चुअल में बताती है कि जितनी मांग करी है वो एस्टीमेट कमेटी काटो हमारी मांग को। ठीक है, चलो भैया, इसीलिए मैंने कहा कि समिति की एक एक वर्किंग बहुत जरूरी है। कृष्णपाल ने भी प्रश्न पूछे, आप भी पूछा करो, क्योंकि प्रश्न जो है वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस के साथ आते हैं यूपीएससी के अंदर। चलो भैया, अगली कमेटी का नाम लिख लो। उससे पहले कमिटी ऑन लोक उपक्रम, पब्लिक अंडरटेकिंग लिखो। समिति ऑन लोक उपक्रम, पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग। सर ये क्या होते हैं? सर एक दिन अश्मित ने पूरे पीलीभीत के अंदर रोडवेज की तरह अपनी बसें चला दी। सरकार आई, सरकार बोली ये रोडवेज हमको दे दो बाबू, तो अश्मित ने कहा नहीं देंगे। तो सरकार ने कहा ठीक है। सरकार ने इनकी ये जो जितनी भी रोडवेज की बसें थी इनसे डिमांड करी, नहीं दिया, विधि बना करके इनडायरेक्ट तरीके से खरीद ली और इनको मुआवजा दे दिया। तो जो चीज सरकार अपने अंडर अधिग्रहण कर लेती है उसे पब्लिक अंडरटेकिंग करते हैं, यानी जिसमें 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट का होता है। BSNL क्या है? पब्लिक अंडरटेकिंग है ना। रोडवेज क्या है? पब्लिक अंडरटेकिंग, क्योंकि भैया सरकारी। रेलवे क्या है? सर कुछ नहीं पता, बाद में पढ़ते हैं तो लगता है प्राइवेट, देखने में पब्लिक। बेटा आज की डेट में रेलवे जो है वो PPP मॉडल पे बेस्ड हो गया। इकोनॉमिक्स के टीचर अगर आपके आए तो जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आप समझोगे कि ये क्या चीज होती है। हाँ, मैं करंट अफेयर में तो चीज के बताऊंगा। लिखो बेटा, पब्लिक अंडरटेकिंग समिति जो होती है तुम्हें आसानी हो जाएगी। इसमें भी लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ये भी टोटल 22 सदस्यों की समिति बनती है। देखो चार्ट देखने में मजा आ रहा है? अब जो चार्ट है उसको तुम रिवाइज करते रहोगे एक एक बार, ये चार्ट बढ़िया बन जाएगा, है ना। ठीक, लिखो बेटा, इसकी अवधि 1 साल। फिर से वही बात, सर ये 22 नंबर ही बुरा है। जहां 22 नंबर आ जाएगा वहां कोई मंत्री मेंबर होगा ही नहीं। इसमें भी कोई भी मिनिस्टर इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। सर ये समिति किसके सलाह पर बनी थी? बेटा कृष्णा मेनन नाम के एक ऐसे अधिकारी थे जो बड़ा कम उम्र में एक्सपर्ट बन गए थे, विदेशों में गए, अपनी सेवाएं दी, सिविल सर्वेंट भी थे। कृष्णा मेनन जी के लिए कहते हैं कि एक बार मोसाद और आईबी जैसी बड़ी एजेंसियों ने इन्हें अपनी निगरानी में रखा था। ये इतने इंपॉर्टेंट आदमी थे कृष्णा मेनन, इनके बारे में जरूर पढ़ना। यूपीएससी में कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इनको आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हो कि कृष्णा मेनन कौन है। ठीक है, याद रखना यूपीएससी में व्यक्ति की छवि के ऊपर कोई सवाल नहीं आता जब तक कि वो कबीर ना हो और आपका व्यक्ति मतलब आपका जो वैकल्पिक विषय वो हिंदी साहित्य में हो। ठीक है, सदस्य पहले कितने थे? 15, 74 आते आते कितने हो गए? 22। कैसे नियुक्ति करते हैं? सेम मेथड, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय प्रणाली। पहली समिति कब बनी? 1964। सर जहां तक ये जो समिति लग रही है ना, ये समिति कुछ कुछ प्राक्कलन समिति की तरह ही लग रही है। वो भी देख रही थी कोल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये क्या करेगी? बेटा ये भी कुछ कुछ ऐसा ही करती है। तुम्हारे BSNL ने कितना कमाया, कितना निकला, कितना बर्बाद हुआ, कौन बताएगा? सर कैग तो बताएगा ही बताएगा। अभी देखो कौन कौन बताता है। एक एक समिति इतनी ओवरलैप करेगी, कभी तुम्हें लगेगा पीएससी घुस गई एस्टीमेट में, एस्टीमेट घुस गई पीएससी के कामों में, और दोनों समितियां मिलकर पब्लिक अंडरटेकिंग देख रही है। बड़ा मजा आता है। लिखा अवधि बन गया, ये बना लिया डायग्राम। चलो भैया लिख लो। पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कि पूरे देश में सभी लोग ठीक से व्यापार कर पाए। इसमें एमसीक्यू जब भी बनेगा तो अंग्रेजी के 2 शब्द आते हैं। इसका काम होता है साउंड बिजनेस प्रिंसिपल, दूसरा होता है प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस। सर ये क्या होते हैं? एक तो व्यवस्थित क्रम में व्यापार चलाना, दूसरा प्रूडेंट यानी व्यवस्थाओं के साथ में व्यापार या फिर व्यापार या वाणिज्य कामों को बढ़ावा देना। ये 2 चीज होती है। ये क्या करता है? ये भी कैग की रिपोर्ट को पढ़ के काम करता है। मैंने कहा ना कि कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये पीएससी की तरह काम कर रही है। हाँ जी, ये भी कैग की रिपोर्ट लेती है, उठाती है। बस क्या देखती है कि व्यापार से संबंधित BSNL, रेलवे, कोयला, उद्योग, क्या इन सब के व्यापार चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या ये सब व्यापार का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। जैसे समझना, इमली का कोयला 30 रुपए किलो,
अगर 600 रुपए किलो मिले और सिर्फ सरकार बेचे तो ये गलत है। तो ये समिति कहती है कहीं पर ऐसी मोनोपोली तो नहीं बन रही, सिर्फ बीएसएनएल की सिम रह जाए और बीएसएनएल बेचे 999 का 3 दिन का टैरिफ, आओ वही जमाना आ जाएगा। किसी के पास फोन नहीं, सवाई आलोक को दौड़ के भैया एक फोन करा दो भैया, है ना, सही बात है। तो बेटा समझना, क्या नहीं कर सकती, मेजर पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, दैनिक खर्चों पर टिप्पणी नहीं कर सकती। और ये क्यों इसकी जरूरत है, जब ऑलरेडी अगर उस चीज को देखने के लिए कोई मशीनरी है तो ये अंडरटेकिंग वहां भी काम नहीं करेगी। मतलब अगर मोबाइल को देखने के लिए, टेलीकॉम सर्विसेज को देखने के लिए ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये वहां पर जाके मोबाइल देखेगी, कहेगी इसके लिए तो ऑलरेडी एक बंदा लगा है, तो इस समिति का काम ही क्या है। तभी तो मैंने कहा ज्यादातर समितियां ऊपर ऊपर से देखने में तो बहुत बड़े नाम लगते हैं, वरना सरकार के होते हुए, इन समितियों के होते हुए इतने बड़े घोटाले हो कैसे जाते हैं। 2G घोटाला हो कैसे गया, कोलगेट स्कैम हो कैसे गया, ये सारे स्कैम कैसे हो गए, और बाद में खुलासे भी होते हैं। कौन करता है, ये समितियां। हाँ, स्वामी ने क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने आकलन बताया था कि इतने इतने लाख करोड़ करोड़, हालांकि उसमें भी टिप्पणी हुई थी कि इन्होंने एस्टिमेट दिया है, एक्चुअल घाटा इतना नहीं, वो ही पड़ा। हाँ, तो कैब की रिपोर्ट बता बेटा, समझ में आया। पब्लिक अंडरटेकिंग में आप इतना ही जाने तो ज्यादा अच्छा है, इससे ज्यादा डीप कुछ लिखना है, कोई लिख रहा है, चलो बेटा इसकी भी लिमिटेशंस है, समझ लो। पूरे भारत में 10 से 12 पब्लिक अंडरटेकिंग की चीजें जो बची हैं, जिसमें कोई समिति है नहीं, ये वहां कूद पड़ता है। उसके बाद पोस्टमार्टम, काम होने के बाद ही रिपोर्ट देख सकता है, टेक्निकल मैटर में नहीं जा सकता कि मोबाइल कंपनी कौन सी सैटेलाइट से टावर लेती है, इसका काम नहीं है, कहेगा ये विज्ञान विभाग का काम है, विज्ञान मंत्रालय के पास जाओ। तो तुम चेक ही क्या कर रहे हो। और फिर सबसे लास्ट में इसका दुख क्या है, केवल सलाहकार। बहुत बुरा है, इसलिए तो मैंने कल एक बात बोली थी, मैंने कहा समितियां बाहर से देखो, तुम्हें बाहर से जितना अच्छा आईएएस का चार्म लगता है, अंदर से उसका जीवन बेचारे का उतना ही ज्यादा। कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हुए हैं जिन्होंने रेलवे ट्रैक के आगे कूद के भी अपनी जान दी। आप रिपोर्ट पढ़िए, एक ऐसे थे उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई जो आईपीएस ऑफिसर थी, उन्होंने खुद को गोली मारी, जल्दी का हादसा है। तो बेटा वो क्या जाने हमारा, तो बस वो और हम मन ही मन खुश हैं। चलो देखो क्या वो कृष्ण पालिका देखो। हाँ, बाकी बात समझ आ रही सबको, तुम्हें, इन्हें, हमें सलाम तो पढ़ाइए। हाँ पूछो, और कोई सवाल? अच्छा आपसी सवाल है, बेटा लिखा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये समितियां जो है, समितियां, अरुण इन समितियों से ऐसे सवाल बनते हैं। लो अगला सवाल जो है वो कृष्णपाल जी के लिए है, यानी सवाल तो नहीं, समिति इसको बोलते हैं विभागीय स्थायी समिति। हेडिंग डालो DRSC, DRSC। ये आज की आखिरी समिति समझो, इसके बाद बाकी समितियां काम की नहीं है। लिखो 1993 में 17 थी, 17, अब कितनी हो गई, 24। ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्योंकि यहां तुम गलती कर सकते हो। यहां पर सदस्य की संख्या नहीं लिखी, ये पूरी लोकसभा के अंदर, यानी अकेले लोकसभा के पास 16 समितियां हैं, 16 कमेटी। सदस्य की बात नहीं हो रही, अकेले लोकसभा की 16 समिति, अकेले राज्यसभा की 8 समिति। और इन समितियों में एक समिति में, एक समिति के अंदर 31 लोग होते हैं, 21 यहां से लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। दोबारा बता दे रहा हूं, समझना, नए फ्रेश पेज पे समझ लो, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। और डायग्राम में एंट्री कैसे करनी है वो देखना। डायग्राम में एंट्री आपको ऐसे करनी है, समिति के आगे वहीं पर लिख लेना जहां आपने समिति लिखी है, उसके नीचे आपने अभी लिखा होगा PAC, एस्टीमेट, पब्लिक अंडरटेकिंग। यहां पर आप ऐसे करके लिखो DRSC, और इसके नीचे लिखो लोकसभा और राज्यसभा। कितनी है लोकसभा के पास, कितनी बताई देवी? 21, 10 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के पास 8। बिल्कुल सही जवाब। कितनी हो गई, 24। बेटा ये सदस्य की संख्या नहीं है, इसकी अपनी समितियां हैं और लोकसभा की अपनी समितियां हैं। ये पूरी समितियां हैं। अब जब तुम यहाँ लोकसभा और राज्यसभा का कॉलम भरोगे तो तुम इसके नीचे क्या लिखोगे, 21, और इसके नीचे क्या लिखोगे, 10। ऐसे लिखना, लिखो 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 लिखो। पहले 17 थी, फिर आगे बढ़ा, तब भी इतनी रहते, सदस्य इतने रहते। अच्छा, तब इनका क्लासिफिकेशन नहीं था, अभी 16-8 का रेशियो आधा।
हाँ बस 12 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, मतलब हाँ हाँ ये समितियाँ बेटा 16 और 8 समितियां हैं, 21 और 10 सदस्य हैं। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूं, ये लो भैया, ये लो, ये देखो समिति के सदस्य, समितियां कितनी है 24, लोकसभा के अकेले की कितनी है बेटा, ये हर विभाग की अलग समिति है। सर दुग्ध पालन DRSC, सर कृषि DRSC कृषि, सर खेल DRSC खेल, सर DRSC फाइनेंस DRSC खेल, DRSC शिक्षा, DRSC रोडवेज रेलवेज, DRSC विज्ञान, DRSC हर चीज के लिए। हाँ बेटा उसके बाद लिख लो 1993 में कितनी थी है 17, और 2004 में कितनी जोड़ दी गई 7। याद रखना बेटा इनका जिक्र कहाँ किया गया है, तो वही जो आपका रॉबकॉप अधिनियम है, ठीक है ये लिख लो। और दूसरी बात ये किसकी सलाह पे बनाई गई थी, तो एक रूल समिति और है, हे भगवान, मतलब एक समिति दूसरी समिति की सलाह पे बनी। सोचो रूल समिति भी है जो ये बताएगी, हम बताएंगे क्या करना है। मैंने कहा समिति वेरी वॉच इतनी सारी समितियां, तो बेटा ये किसकी सलाह पे बनी थी, लोकसभा की रूल समिति पे। अब इसमें सदस्य की संख्या जरा जोड़ो, 31 समितियां जो 31 तो सदस्य हैं और 24 समितियां हैं, यानी हर एक समिति में 31 सदस्य हैं, तो जोड़ के पता है कितने लोग हैं 744। सर पूरी लोकसभा राज्यसभा अपने आप में समिति है। फिर तो अगर मैं कहूं इस क्लास के अंदर एक भैया निरीक्षक बनेगा, मॉनिटर बनेगा, और मैं सबसे कह दूं तुम सबके सब मॉनिटर हो, काय बात के मॉनिटर बन रहे हो भैया, तो ये DRSC अपने आप में हर सदस्य DRSC का सदस्य होता है। संसद के सदस्य अलग, DRSC के सदस्य अलग। कोई सैलरी नहीं मिलती, इतनी सैलरी मिल रही है कि तुम अपराध करने के बाद पेन ड्राइव में डेटा देने के बाद भी उड़ जाओ, और कितनी सैलरी चाहिए है, और कितनी सैलरी चाहिए। उसके बाद पकड़े जाने से पहले तुम्हारे लिए दादाजी एक चिट्ठी लिख के घर आ जाओ, तुमने बहुत गलत काम किया है। HD देवेगौड़ा पे क्या बीती होगी। तो यही सोच रहा हूँ, उनकी जितनी इज्जत थी, HD देवेगौड़ा साहब वाज द लेजेंड। बहुत से ऐसे CM हैं जो PM तक गए, तो आप इतिहास पढ़ोगे कई सारे ऐसे CM हैं जो बाद में PM बने, PV नरसिम्हा राव, इवन अपने इस समय के वर्तमान ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी भी पहले CM थे, ये भी PM बने, मोरारजी देसाई थे। तो बेटा इन सब लोगों का इतिहास जब पढ़ा जाता है तो स्वर्णिम इतिहास लिखा जाता है। अब HD देवेगौड़ा के साथ में कोई पत्रकार नीचे एक लाइन चिपका देगा, भले उनके बेटे ने ना करा, उनके बेटे के बेटे ने लिख देगा इनके पोते पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे, जिसके एवज में पेन ड्राइव पाई गई थी रोडवेज बसों में 3000 क्लिप के साथ। वाह, उसका पैशन कुछ और ही था लग रहा। चलो देखो 24 गुणा 31 कितने सदस्य 744। सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा सर, ये समिति है या ये अपने आप में एक मिनी लोकसभा या राज्यसभा जोड़ के कुछ बना दिया। तो बेटा सबसे बड़ी समिति तो यही है, और इस समिति के बाद में याद रखना ये इस समिति के कार्य हैं। सुनो, मंत्री परिषद को सलाह देना, ये सलाह बाध्यकारी नहीं है। मंत्री इनसे पूछते हैं क्यों हमारा विभाग कैसा चल रहा है, बोले सही चल रहा है, खुद देख लो, हमारी जब सलाह बाध्यकारी नहीं। दूसरी चीज पैसा क्रॉस चेक करना, मंत्री जी पे कितना पैसा गया, तब भी मंत्री जी का पैसा नहीं रोक पाते। क्षेत्रवार क्रम से, यानी जो DRSC होती है वो हर क्षेत्र में नहीं इंटरफेयर कर सकती, वो उसी क्षेत्र में जा सकती है जिस चीज के लिए बनाई गई, यानी इसीलिए हर विभाग की अपनी समिति, और एक से ज्यादा समिति देख भी सकती है जब तक कि ऊपर से नियमावली में बदलाव ना किया जाए। यानी ये एकमात्र ऐसी समिति है जिसको बोला तो जा रहा है कि कार्य क्षेत्र सीमित है, परंतु दायरा बढ़ाया जा सकता है। कितने साल की वैधता होती है 1 साल की। सदस्य कैसे चुने जाते हैं, PSY, ठीक है ना, PRSTV मेथड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट। लिखा हाँ ना, सीक्रेट बैलेट का कोई सेंस ही नहीं बनता, सामने खड़े खड़े कहते हैं जी चाहिए जी चाहिए, इसी चुनो इसी चुनो। लिखा बेटा ये वाली जो क्या कहते हैं ये PDF है, ये मुझे तुम्हें इसलिए डिलीवर करनी पड़ेगी, अभी भी तुमने कई चीजें नहीं लिखी होंगी। लक्ष्मीकांत सबके है, लक्ष्मीकांत का एक एक वर्ड इसमें डाला हुआ है, ये लक्ष्मीकांत से ही मैंने उठाया कॉपी, बस समझाने के पैटर्न में काफी सुधार और बदलाव किए वो अपने लिए। लेकिन लक्ष्मीकांत में जो जो बातें नोटेड है मैंने आपको वही बातें नोट कराई हैं, ताकि आप जब किताब पढ़ें या किसी कोचिंग संस्थान की भी नोट्स पढ़ें तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। चलो भैया लिख लिया, लिखो लिखो लिख लो। चलो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट शुरू कर रहे हैं। हाँ अभी 1-2 समितियां हैं, उनके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ वो कैसे देखनी है। वैसे तो मेजर समितियां हो गई हैं, ठीक है। चलो पढ़ा दो,
कोई टेंशन नहीं, फिर लिख लेना। हाँ भाई, लिमिटेशन इसकी भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अदर स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, प्रिविलेजेस कमेटी होती है, क्या होती है, इसके लिए मैंने काम कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ, ये देखो, ये मैंने ये अलग अलग समितियों को एक एक लाइन में डिफाइन कर दिया। ये बहुत बेसिक है। समिति है महिला सशक्तिकरण पे क्या करती होगी ये समिति? महिलाओं के लिए सशक्तिकरण करती होगी। तो मैंने देखो इसका नाम डाल दिया ई समिति का। ये रहा पॉइंट, 1997 में बनी थी, सिर्फ महिलाओं को हर क्षेत्र में समानता दिलाने का प्रयास करती है। बस इसके लिए इसी का क्वेश्चन बना। तो अगर आपको ये समिति के सिर्फ वन लाइन में मिल जाएंगे, इसको याद कर लेना, कोई लॉजिक नहीं बनता। SC ST वेलफेयर समिति ये रही। SC ST वेलफेयर समिति का सर क्या ही करेंगे जब हमारे पास ऑलरेडी SC ST आयोग है, उसकी नहीं चलती, तो ये क्या कर लेगा? तो समझना बात को। फिर कानून बनाने की समिति, इसमें भी लोकसभा राज्यसभा के क्या क्या होते हैं, और ये सारी समिति ये मत छोड़ना कि हमने स्किप कर दी। अभी जब आगे आप आयोग पढ़ोगे या बजट पढ़ोगे तो उसमें काफी सारी समितियां मैं बार बार रिपीट कराता हूँ, समझ गए? अगर आपको चाहिए तो बताओ, मैं एक एक लाइन को ये पढ़ के बता दूं और इसमें कुछ नहीं। ये देखो समिति, रूल समिति, कम्युनिटी, बिजनेस एडवाइजरी मैंने आपको पढ़ा दी ना बिजनेस एडवाइजरी, व्यवसायिक सलाहकार समिति। इसके अलावा ये लोग दिल्ली में खाना पीना देखने की समिति, जितने भी मंत्री होते हैं या जितने भी लोग होते हैं सदस्य, जब भी वो सत्र चल रहा होता है रुकने जाते हैं तो उनके लिए खाना पीना। अभी ऐसी समितियां हैं जिन पर प्रश्न नहीं बनते, और वैसे भी चूजी और सेलेक्टिव पार्टी पढ़ना चाहिए, फिर भी मैंने इसमें डाल दिया ताकि आपको सारी समिति मिल जाए, किसमें कितने होते हैं ये रट लेना। लाइब्रेरी समिति बता दो, बस ये कमेटी और देख लो, ये है कंसल्टेटिव कमेटी। इसका काम होता है कि जब भी कभी समिति से राय चाहिए होती है तो ये एक समिति हमेशा बन के तैयार रहती है। कोई भी लोकसभा राज्यसभा का सदस्य जाकर के या मंत्री जी किसी भी मामले में राय ले सकते हैं, तो ये राय देने के लिए समिति हमेशा रहती है, याद रखना, ठीक है। मंत्रियों को उनके कार्यक्रम के संचालन में हर तरीके से। इसमें कितने लोग होते हैं? लोकसभा से 12, राज्यसभा से 9, अधिकतम 40 हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ज्यादातर चीजें फैक्चुअल है, और आप कहोगे तो फिर अलग से एक लेक्चर आगे और भी रख देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर भी अगर यही पढ़ना चाहूंगा तो मुझे बता देना, मैं बाकी समिति दोबारा पुनः रिपीट कर दूंगा। ये आपके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट शुरू करें, है ना? ये आपको PDF मिल जाएगी आज, प्रदीप से कहूंगा मैं, वो फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। लोकसभा 12, राज्यसभा 9, ये लिखा है ऊपर, अधिकतम 40। क्योंकि देखो लेक्चर सीमित मिले, एक ही लेक्चर में समितियां निपटानी थी, एक लेक्चर की समितियां नहीं है, कम से कम 3 लेक्चर लगते हैं समितियां समझने में। मैंने इंपॉर्टेंट सब समझा दिए, और आगे मैं आगे को क्लासेस में समझाता रहूंगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना। चलो अब शुरू करते हैं जुडिशियल। हाँ भाई, चलो भाई, ये आपके लिए है ना। टीचर ने क्या पूछा बताओ भाई, तुम लोग इससे पहले तुमने रिवाइज करा पुराना? नहीं, कुछ फंडामेंटल राइट करिए रिवाइज नहीं। DPSP कौन पढ़ेगा बेटा? मैं तो एग्जाम निकाल लूंगा, तो अपना सोचो। तो भैया स्टूडेंट, ठीक है, तुम लोग जोक नहीं समझ रहे क्या? देख रहे क्या आएगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं दिखने की। चलो भैया चैप्टर शुरू करते हैं जुडिशरी। चलो मैं तुम्हें इसको समझाता हूँ, ठीक है। तुम लोग मीम स्टूडेंट हो नहीं लग रहा, मीम क्रांति अब की बार आएगी, ठीक है। चलो भैया आज की चर्चा का विषय न्यायपालिका दशा एवं दिशा, लिख लो। अब सुनना ध्यान से, न्यायपालिका है क्या? तो न्यायपालिका को सिर्फ फील करने से पहले तुम्हें न्यायपालिका दिखाते हैं। अब समझना, देखो न्यायपालिका एक्शन में कब आती है, समझना ध्यान से, ठीक है। सिर्फ 20 मिनट की क्लास है, उसमें से भी 10 ही मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट डिस्कशन। हुआ ये कि अश्विन ने एक दिन देखा, अश्विन के पड़ोस में भैया और भाभी लड़ रहे थे, इनके पड़ोस के मकान में। अश्विन ने देखा कि भैया और भाभी बेमतलब में लड़े पड़े। अश्विन ने कहा इससे लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है, देश संकट में है। तो भैया ऐसे अपराध देखते होंगे आपने जो व्यक्तियों के बीच होते हैं। दूसरी तरफ देखा कि कहीं दंगा हो गया, तीसरी तरफ देखा तो शराब भट्टी पर लड़ाई हो रही है ना। ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलते हैं आसपास या नहीं देखने को मिलते हैं? पूर्णता इन चीजों पे नियंत्रण करने का वैसे तो काम पुलिस का है। जब आप पुलिस परीक्षा देते हो तो आपसे पूछा जा सकता है, कोई अधिकारी पूछ सकता है कि बताओ पुलिस के कर्तव्य क्या होते हैं, ट्रेनिंग के दौरान बताए जाते हैं। तो लाइन याद रखना कि पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, LO, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक। लेकिन बेटा ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की तो छोड़ो, पुलिस क्या करती है कभी कभार, पुलिस भी लड़ाई के समय पर पैसा ले लेती, लड़ो, है ना। ये लांची है,
लांसी की किताब नहीं मिल रही थी तो लांसी ने पीट दिया, वापस करो मेरी किताब। समझ रहे? तो किताब के चक्कर में भी युद्ध हो सकते हैं। सर क्यों बता रहे लड़ाई? सर अभी देखो मजा आएगा। होता ये है बेटा, अब तो धारा बदल गई। पहले FIR लिखी जाती थी, अब भी लिखी जाती है FIR थाने में जाकर के। जब भी दो लोग लड़ते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध, वो व्यक्ति जिसकी टूटी और फूटी है यानी जो पीड़ित पक्ष है, वो जाकर के क्या लिखवाता है? कंप्लेंट लिखवाता है। किसके विरुद्ध लिखवाता है? जिसने उसको मारा पीटा है। बेटा पहले इसकी जो धारा थी वो 154 थी। सर आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? अभी मैं आगे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन UPSC FIR पे, अरुण, न्यायिक क्षेत्र पर, जमानत पर और न्यायिक हिरासत एवं पुलिस हिरासत पे सवाल UPSC पूछता है। ना मानो चेक कर पूछ चुका है कि पुलिस हिरासत कितने दिन की होती है, न्यायिक हिरासत कितने दिन की होती है, FIR किसमें लिखी जाती है, FIR क्या होती है। अगर तुम में से किसी ने FIR नहीं देखी है तो ये लो भैया देख लो FIR। बस काले कानून मिटा के धाराएं बदल गई हैं, लेकिन इसे IPC बोलते थे। ये देखो जो अपराध, वकीलों को ये आता है समझ में। 307 गैर इरादतन हत्या का आरोप, मतलब बच गया व्यक्ति, मारने का पूरा ट्राई करा था, धारदार हथियार से हमला, धमकी, जान से मारने की धमकी, दंगा करने की कोशिश, और भी बहुत सारी धाराएं। वकीलों को यही धाराएं याद होती हैं। इसको देख करके वकील क्लाइंट से तय करते हैं पैसे। ये देखो भाई तुम्हारी FIR तो बहुत हैवी है, बहुत भारी है, इसमें तो जमानत मिलना मुश्किल है तुम्हें, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो ऐसे ही क्लाइंट से बात होती है। लेकिन सबसे बड़ा अधिकार पुलिस का होता है। पुलिस बहुत मजबूत है। अगर FIR लिखवाने के टाइम पुलिस ने कोई गंभीर धाराएं लगा दी तो बेटा जज साहब भी उन धाराओं के बेसिस पे पूरा मामला देखते हैं। तो पुलिस का रोल बहुत बड़ा है। और जबकि पुलिस के लिए मांगते क्या है? बोले इंटर मांगते, कांस्टेबल के लिए, SI के लिए तब भी ग्रेजुएशन चला दी। मैं तो कह रहा हूँ LLB कंपलसरी कर दें पुलिस बनने के लिए, बड़ा मजा आएगा, न्यायिक व्यवस्था सुधर जाएगी, जजों को भी काम अच्छे से करना पड़ेगा। खैर छोड़ो। तो बेटा याद रखना FIR लिखवाई जाती है। अब इसी FIR में तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं तुम्हें क्यों बताता चल रहा हूँ, जुडिशरी के साथ में कई सारी चीजें लिखो। 0 FIR 0। आप में से किसी ने अखबार पढ़ा हो तो ये मणिपुर में बड़ा प्रचलित हुआ था। मणिपुर के समय पर 0 FIR। ये क्या होता है? जब आप उस क्षेत्र में हैं जहां आपके साथ अपराध हुआ, परंतु हर क्षेत्र चौकी के हिसाब से बटा होता है। कैसे? तो मैं बता देता हूँ। मान के चलो पूरा पीलीभीत ये रहा, पूरे पीलीभीत में यहाँ क्राइम हुआ, यहाँ क्राइम हुआ, यहाँ क्राइम हुआ, यहाँ क्राइम हुआ। बेटा इनके लिए बना दी गई है पुलिस चौकी। अगर इस क्षेत्र में कोई भी क्राइम हुआ तो उसकी रिपोर्ट क्या आएगी? इस चौकी पर। इस क्षेत्र में क्राइम हुआ, इस चौकी पर, इस क्षेत्र में, इस चौकी पर। लेकिन आपके साथ अपराध यहाँ हो रहा है, ये किसी चौकी के क्षेत्र में ही नहीं, या इस चौकी और इस चौकी के बीच में हुआ, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, या कहीं ऐसी जगह हो गया जहां उस अपराध का लेना देना नहीं। तो पहले क्या होता था? व्यक्ति को आकर के उस थाने को ढूंढ के वहां FIR लिखवानी पड़ती थी। लेकिन ये कंसेप्ट खत्म करके लिखवा दिया है 0 FIR। अब चाहे अपराध यहाँ हो, यहाँ लिखवाओ, यहाँ लिखवाओ, यहाँ लिखवाओ, यहाँ कहीं भी लिखवा दो। अब इस चीज को जाकर के पुलिस ऑटोमेटिकली सही जगह पहुंचा देगी। अब ये पुलिस का काम है और इसको नए कानून में जोड़ दिया है। पहले 0 FIR पारंपरिक तरीके से होती थी, कानून नहीं था, परंतु नए कानून में 0 FIR जोड़ दिए। आपके लिए मेंस के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत टेक्निकल चीजों पे बारीकी से समझाऊंगा क्योंकि जुडिशरी समझना जरूरी है। हाँ, इसे 0 नंबर की रिपोर्ट भी कहते हैं, 0 FIR। जैसे आपके साथ ट्रेन में आपका पर्स मार लिया, चोरी हो गई, अब बताओ जरा ट्रेन कौन सी सीमा में लिखवाओगे? वो तो पर्स मारते मारते चली थी, दिल्ली से आ गया गाजियाबाद, उतर पड़े तुम बरेली, महसूस हुआ पीलीभीत, कहाँ लिखवाओगे? तो कहीं भी लिखवा दो। इसे कहते हैं 0 FIR। समझ गए भाई? पुलिस खुद देखेगी गाजियाबाद में हुआ, कोई बात नहीं, गाजियाबाद की पुलिस तक सूचना दे दी जाएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसे क्या कहते हैं कृष्णपाल? 0 FIR। ये समझ गए? समझिए सर FIR लिख गई, अब क्या करें सर? सर FIR इसलिए लिख गई क्योंकि ये लो बेटा जरा ये क्वेश्चन देख लो एक बार और इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करना। देखो जरा अच्छे से इस प्रश्न को देखो और इस प्रश्न को देख के देखो UPSC लेवल का आंसर आ रहा है, निकल के नहीं आ रहा। जब कोई पीड़ित संज्ञेय अपराध वो होते हैं चोरी, लूटपाट, जान से मार दिया जाए। असंज्ञेय वो होते हैं जो गंभीर प्रवृत्ति के नहीं होते। प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। प्राथमिकी का मतलब FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्राथमिकी शिकायत, शिकायतकर्ता की मौखिक गवाही के बिना प्राथमिकी दर्ज करी जा सकती है। जरूरी है कि आप बोल के लिखो या मौखिक लिखो। मैं आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अभी तो FIR में और चीजें बताऊंगा।
ये क्वेश्चन बना है, एफआईआर का बनता है, जबकि ये एनसीईआरटी के बच्चे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से उठा के यूपीएससी में आ गया। अब अगर तुम्हें लग रहा है सर समझ नहीं आ रहा, दिमाग नहीं लगाएं, क्यों एफआईआर पढ़े, तो 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों के अंदर तो समझ नहीं होती, तुम तो तैयारी की बहुत नजदीक हो। इसलिए मैं तुम्हें एक चीज क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ऐसी इररिलेवेंट चीज पढ़ाता ही नहीं हूँ जो एग्जाम से कोई ताल्लुकात रखती नहीं। समझिए, अब इस क्वेश्चन को समझ लो, तुम्हें समझ आ जाएगा और मैं अच्छे से तुम्हें सारे पॉइंट समझा देगा। अभी तुम इस उत्तर को देखोगे तुम्हें पढ़ा पढ़ा लगेगा। सर आपने एफआईआर बता दिया, आपने ये बताया कहीं भी जुर्म होता है, अपराध होता है, तो उस अपराध की शिकायत करी जाती है। उसी शिकायत को कहाँ करते हैं? नजदीकी पुलिस चौकी पर, और इसे क्या बोलते हैं? एफआईआर। सर जो एफआईआर लिखवाने गया है वो व्यक्ति हो सकता है बीए करा हुआ हो, या हो सकता है बिल्कुल अंगूठा छाप हो, तो कैसे एफआईआर लिखेगा? तो बेटा वो अपने अपराध की घटना मौखिक तौर पर पुलिस को बोल के बताएगा। लड़कियों के लिए कानून है कि लड़कियों की किसी भी मामले में रिपोर्ट हो, खासकर यौन उत्पीड़न या उनके साथ शारीरिक हिंसा के केस में महिला कांस्टेबल ही रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, याद रखना। तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो चाहे तो अपनी रिपोर्ट को लिखित भी दे सकता है कि भैया ये पकड़ो एफआईआर, वरना उसकी रिपोर्ट कैसे लिख जाएगी? पता कैसे चलेगा? सर ये भारत है, अगर हम एक घड़ी भी खरीद के लाते हैं तो हम कहते हैं बिल दे दो बिल, इसकी गारंटी कैसे लेंगे? तो बेटा इस एफआईआर की गारंटी के लिए तुम्हें क्या मिलती है? रिसीविंग। और ये जो रिसीविंग होती है ये प्रमाणित कॉपी होती है, प्रमाणित कॉपी जो न्यायालय में भी पेश कर सकते हो। बात आई समझ में? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात समझना। एफआईआर तब लिखवाई जाती है जब कोई अपराध या जुर्म होता है, उस व्यक्ति के विरुद्ध लिखवाई जाती है। सर अगर हमें उस व्यक्ति का पता ही नहीं है कि वो कौन था, तो एफआईआर अज्ञात के खिलाफ भी लिखवा सकते हैं। कैसे? आप निकले गोनिया चौराहे पे, कोई बाइक वाला ठोक के चला गया, अब तुम्हें क्या पता बाइक वाले का नाम क्या है, देख भी नहीं पाए, तो तुम ऐसे में एफआईआर लिखवाओगे कि कोई मुझे ठोकर मार के चला गया, तब भी अज्ञात के खिलाफ एफआईआर लिख जाएगी। कोई क्लियर? कोई डाउट? सर एफआईआर लिखवाने जाएंगे तो क्या होगा? या तो बोल के लिखवा लो या लिखित में दे दो, बदले में पुलिस चौकी से तुम्हें क्या मिलेगी? प्रमाणित कॉपी। देश का हाल इतना बुरा है कि अगर कोई एफआईआर लिखवाने जाता है तो पुलिस वाले उससे मांगते हैं 200 रुपए। पता है आपको? ये सिस्टम है। इसी सिस्टम को खत्म करने के चक्कर में बेटा मुबारक हो, सरकार ने शुरू करा ऑनलाइन एफआईआर। हर चीज के पीछे सरकार की मंशा समझा करो। सरकार की अवहेलना करना आसान है, परंतु सरकार के जूतों में अपने पैर डाल के खड़े होना मुश्किल है। भारत में इतने अपराध होते हैं, आप में से हम में से हर कोई इंटरनेट चला लेता है। आप इसको 3 जगह प्रयोग कर सकते हो। पहला ये गवर्नेंस को छूता है, ई गवर्नेंस, इधर देख लो दोनों लोग पीछे से। पहला ये ई गवर्नेंस को छूता है। भारत में अपराध को कम करने के लिए या अपराध की जानकारी आम जनता से पुलिस तक पहुंचाने के लिए उठाए गए कदम में कौन सा कदम है? एफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर। ऑनलाइन एफआईआर के बारे में अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है। अब जरा इस पॉइंट को पढ़ के देखो, प्रश्न को। अब इसको बस एक बार पढ़ लो और देखो कि क्या क्या चीजें एफआईआर के बारे में लिखी हुई है। पढ़ो। भाई ऑनलाइन फीस लेगा, लेकिन कोई इतना आसान है, आप ऑनलाइन मत कर पाओ। 112 को तो प्रिंट करा दो, फोन पे बोल। नहीं, वो वहाँ से फोन करके या व्हाट्सएप से अपनी जानकारी रिपोर्ट पहुँचा देंगे सही जगह थाने में जहाँ पे आपके अपराध नहीं हुए। लेकिन सबसे पहले की बात है, जांच दोनों लोग करेंगे। जांच इसलिए करेंगे, हो सकता है उनके क्षेत्र में होता रहता, हो सकता है उनके क्षेत्र में रहता हो। समझ गए? चलो अब बताओ, इसमें समझ आ रहा है? शिकायतकर्ता को पुलिस से प्राथमिकी की कैसी कॉपी मिलेगी? मुफ्त कॉपी। तो अब अगर इसमें एक बिंदु और डाल दें कि आपकी शिकायत या एफआईआर को देखते हुए ऑनलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, चारों सही हो जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि प्रश्न के प्रकार को समझने से पहले समझा करो। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सभी बिंदु ठीक है। सही है? 1 2 3। अब आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, एफआईआर के बारे में मैंने ये पूरा एक आर्टिकल लिख दिया द हिंदू का, इसको पढ़ लेना खुद से नोट्स में, आपको पूरा पता चल जाएगा कि ऑनलाइन एफआईआर के क्या फायदे क्या नुकसान। ठीक है? न्याय क्षेत्र समझ गए? आप बताओ आपकी जगह कौन सी, आप कहाँ रहती हैं? गैस चौराहे पे। गैस चौराहे की कोई भी कंप्लेंट, आपकी सिम गिर गई, आप कंप्लेंट करवाने कौन सी चौकी पे जाती हैं? सुनगढ़ी पे क्यों जाती हैं? ललोड़ी खेड़ चौकी पे क्यों नहीं जाती? क्योंकि इनका थाना या इनका न्याय क्षेत्र कौन सा लगता है? सर गैस चौराहे का लगता है सुनगढ़ी। हमारे ठेका चौकी के आसपास तक कोतवाली लगता है। अब तो सुनगढ़ी कोतवाली एक ही बना दी, जोड़ के मर्ज कर दिए। जैसे कृष्णपाल के आसपास में कोई अपराध होता है, किसी का पर्स गिर जाए ललोड़ी खेड़ा में, तो वो कहाँ लिखवाएगा? गैस चौराहे पे।
वो ललौरी खेड़ा चौकी पे दर्ज कराएगा ना, क्योंकि वहां पे हुआ है। अब अगर उस व्यक्ति का पर्स गैस चौराहे पे गिर गया है और वो ललौरी खेड़ा चल के आ चुका है, तो वो ललौरी खेड़ा में 0 FIR दर्ज करा देगा, जो कि वहां की पुलिस कहां पहुंचा देगी, गैस चौराहे वाले सोनगढ़ी पे। बस इतना काम आसान हो गया, पहले तुम जाते, अब तुम मत जाओ, अब पुलिस पहुंचा देगी। इसे कहते हैं 0 FIR है। हाँ, एक थाने के तहत भी होती है। देखिए अगर आप देखिए, अब आपने तो लॉ का पॉइंट पूछ लिया, जैसे मान के चलिए, हाँ, तब भी इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा थाने और अपना जो थाना क्षेत्र है उसी के नाम से करनी पड़ेगी। चौकी सिर्फ ऐसी होती है कि जैसे अमूल डेयरी से आपने दुकान लिया, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जब भी आपको केस करना होगा आप तो छोटी जगह का वर्णन तो करेंगे, लेकिन केस बड़ी कंपनी में करेंगे। ऐसे ही जो भी थाना क्षेत्र है उसमें छोटी चौकी पर कंप्लीट तो देंगे, लेकिन ऊपर वर्णन यही करेंगे कि जिसके न्यायिक क्षेत्र में जो चौकी आती है। समझ गए? चलो भाई अब आ जाओ इसमें। तो याद रखना, अब जैसे लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद पुलिस आई, पुलिस थाने लेके जाती है। याद रखना इतनी प्रोसेस तुम्हें पता है। थाने में ले जाने के बाद तुम ऐसे कहते हो, आरोपी ऐसे कहता है ना, मुंह से निकल गई भैया, हमने कोई जुर्म नहीं करा। अब जो आरोपी है उसको कहाँ डाल दिया जाता है, जेल में। कई बार व्यक्ति झूठे आरोप भी लगा देते हैं कि भैया तुमने कोई अपराध नहीं करा है, और फिर कई बार जब सबूत दर्ज शुरू होने से पहले क्या चलता है, मुकदमा, और यहीं पर रोज शुरू होता है। जब भी मुकदमा होता है तो याद रखना, एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होती है जुडिशियल कस्टडी। ये समझ लो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्मृति अरुण में लड़ाई हुई, स्मृति ने अरुण के खिलाफ FIR लिखवाई। ये महिला है तो ज्यादा पावर है, अरुण को पुलिस ले गई, पुलिस ने अरुण की पिटाई भी लगाई। अरुण बोले भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरा ये औचित्य नहीं था। अरुण को पुलिस ने उठा के जेल में बंद करा। जेल में बंद करने के बाद में, क्योंकि स्मृति अपनी कंप्लेंट में लिख चुकी थी, तो भैया पुलिस के पास एक ठोस प्रमाण है कि स्मृति की गवाही है। ठीक, अब न्यायालय जाने से पहले जब मामला शुरू होगा तो अरुण को 2 प्रकार की कस्टडी में से कोई एक कस्टडी रखी जा सकती है। समझ लेना, अरुण का तो उदाहरण है, ईश्वर ना करे ऐसा किसी के भी साथ। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। पुलिस कस्टडी क्या होती है, जैसे ही किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है, पुलिस कहती है हम इससे सच उगलवाएंगे, जरा हमें दे दो। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। तो बेटा पुलिस अपने पास, वैसे तो पकड़ने के बाद नियम है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दे दी, जिसे विवेचना की रिपोर्ट कहते हैं। फिर उसको पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो पुलिस जज साहब से 2 चीज मांगती है, या तो पुलिस कस्टडी दे दो, लेकिन जज कहता है ना, मैं तो इसे जुडिशियल कस्टडी दूंगा। क्यों? क्योंकि जज साहब को भी पता है पुलिस डंडे से नीचे बात नहीं करती, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति को पुलिस उठाती है तो वो व्यक्ति अपने मेडिकल की मांग करता है। क्यों? कि देखो जज साहब, जब मुझे उठाया था तो मेरी दोनों किडनी, लिवर, गुर्दे सब बराबर लगे थे, अब पता नहीं ये वाला हाथ थोड़ा नीचा कैसे आ गया, क्योंकि पुलिस ने पीटा है। तो बेटा कई बार पुलिस हिरासत में मेडिकल कराया जाता है, समझना बात को। तो पुलिस कस्टडी में जज साहब पूछते हैं इससे, ये जो बंदा पकड़ा गया है, कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों भेजूं? पुलिस कहती है हम चाह रहे हैं भेजो, लेकिन ये जज साहब की मंशा पे डिपेंड करता है कि वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दें या पुलिस कस्टडी में। ये जो जुडिशियल कस्टडी होती है वो भी अधिकतम 90 दिन की ही हो सकती है। सर क्यों? 90 दिन जैसे ही जज साहब कहेंगे कि जिला कारावास में मैं डाल दे रहा हूँ। 2 तरीके के जेल होते हैं, एक वो जेल होता है जो तुमने अपने घर के आसपास चौकी पे देखा होगा, जिसे छोटी जेल कहते हैं, जिसके अंदर कैदी को 24 घंटे के लिए रखा जाता है, क्योंकि उसे बड़ी जेल में तो ले जा नहीं सकते। अब जैसे सोनगढ़ी में सेल बना हुआ है, तो किसी व्यक्ति ने अपराध करा, उसे उठा के लाया, उसमें बंद करके डाल दिया, तो वो पुलिस कस्टडी के अंदर है। लेकिन 24 घंटे में कहाँ पेश करना है? मजिस्ट्रेट के समक्ष। कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, डीएम साहब भी हो सकते हैं, ये नियम है। मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट देखता है हाँ मामला तो गंभीर है, चलो मैं देखता हूँ। तो पुलिस कहती है कि सर अब हमें ना पुलिस कस्टडी दे दो, इसकी पुलिस कस्टडी, बस 15 दिन और, पूरा जुर्म इससे कबूलवा लेंगे। तो जज साहब भी समझते हैं कि मारा तोड़ी तो होगी। तो ऐसे में वकील जो होता है वो कोशिश करता है कि पुलिस कस्टडी ना मिलके न्यायिक हिरासत मिल जाए। ये न्यायिक हिरासत क्या होती है? तो पीड़ित में जिला जेल, वो जिला जेल न्यायिक हिरासत है, वहां पुलिस मार नहीं सकती, आपको काम करवाएगी, आपसे चक्की चलवाएगी। धर्मेंद्र का डायलॉग है बड़ा मशहूर, ठीक है। तो पुलिस आपसे चक्की तो चलवाएगी, साफ सफाई भी करवाएगी, लेकिन उसके लिए भी वहां पर पैसे होते हैं। कभी ये मत सोचना कि जेल में रहेंगे मुफ्त की रोटी खाएंगे। डोंट डिस्टर्ब द क्लास, बाद में आना इसके बाद, सुनो ध्यान से, अब डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। मजाक बाद में नहीं, इस क्लास के बाद, इस क्लास के बाद होने वाली होगा, ठीक है। अभी नहीं मजाक, 7 मिनट के बाद आना, अभी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, टॉपिक आपको पता नहीं। सुनो ध्यान से, होता ये है
कि जब जेल में जाता है व्यक्ति तो उसे लगता होगा अरे हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। तो बेटा अगर तुम जेल में भी चले गए ना तो जेल में भी मार कुटाई के साथ अपराध होते हैं, और दूसरी बात है जेल में रहने का पैसा देना होता है, वरना तुम्हें दाल मिलेगी जिसमें दाल नहीं होगी। समझ रहे हो बात? तो ऐसे बहुत से चीजें होती हैं। तो ये समझ लेना न्यायिक हिरासत अधिकतम 90 दिन की होती है और पुलिस कस्टडी 15 दिन की होती है। सर आप ये क्यों बता रहे हो? बेटा ये पुराना कानून था, अब आया है नया कानून। अब समझ लेना जितने बच्चे सो रहे थे, पहले पुलिस के 15 दिन अपराधी फरार रहता था। फरार कैसे रहता था कि वो सीधे जज साहब के पास जाके सरेंडर कर देता था। उसने हत्या करी, फरार हो गया, 15 दिन गायब रहेगा। 15 दिन तक पुलिस जी जान लगा के ढूंढेगी, क्योंकि अगर 15 दिन निकल गए तो वो सीधे न्यायालय में जाके खुद को हाजिर कर देगा, और तब वो कौन सी कस्टडी में चला जाएगा? इस कस्टडी में, क्योंकि 15 दिन निकल गए। ये बात अमित शाह को पता थी। कौन कह रहा है क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में वो अच्छा जानते हैं, समझना। ये बात अमित शाह को पता थी कि व्यक्ति तड़ी पार भी हो सकता है। तो हुआ ये, अमित शाह जी बोले अब ये 15 दिन इस 90 दिन में जोड़ दूंगा। बोले क्या मतलब? बोले मंत्री जी खुद को बचाने के लिए जब उनके ऊपर FIR लिखी, वो चले जाते थे अस्पताल और कहते थे मेरे हृदय घात हो गया है, 15 दिन निकाल देते थे। फिर जज साहब के सामने आते थे, जज साहब से ले लेते थे अग्रिम जमानत, इंटरिम बेल। इतने दिन में बेल मिल गई, मंत्री जी घर पे लेटे आराम से। बोले ना, अब जब मंत्री जी अस्पताल से छूट के आएंगे तब पुलिस आके खड़ी हो जाएगी, और पुलिस पता है क्या कहेगी? चलो साजन ससुराल। पुलिस कहेगी आओ हम तुम्हें 15 दिन के लिए लेके चलते हैं पुलिस हिरासत में। अब मंत्री जी कहेंगे पर वो तो शुरू के 15 दिन थे। बोले ना, अमित शाह जी ने 2023 के बाद परिवर्तन ये कर दिया कि पुलिस के पास तो रहना ही रहना पड़ेगा, चाहे पुलिस इस 90 दिन के शुरू में उठा ले, आखिरी में उठा ले, टुकड़ों में उठा ले। ये बहुत अंदर का पॉइंट बता रहा हूँ, यूपीएससी इसको छू सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में क्वेश्चन आया है। न्यायिक हिरासत 90 दिन की होती है, पुलिस हिरासत 15 दिन की। पुरानी विधि में शुरू के 15 दिन निकलने के बाद पुलिस हिरासत में नहीं ले जा सकते थे, लेकिन अमित शाह जी ने गेम ही चेंज कर दिया। अब 90 दिन की न्यायिक हिरासत के टुकड़ों में ले जाओ, बीच में ले जाओ, शुरू में ले जाओ, लास्ट में जाओ, ले आओ बच्चों पुलिस। बता हाँ 90 15 दिन की पुलिस कस्टडी होती है। अब पुलिस को ये कहा है कि वो 1 दिन की ले सकती है। यही मैं बता रहा हूँ, टुकड़ों में। बिल्कुल ये लिखा जो कृष्णपाल ने बात कही, मैंने ये देखो ये क्या लिखा है 2। अब चाहे पुलिस कह ले 2 दिन आज दे दो, 2 दिन 15 दिन बाद ले लेंगे, 2 दिन आज दे दो, 2 दिन 10 दिन के बाद ले लेंगे। पुलिस तो और भी काम करती है। 24 घंटे के लिए पुलिस को रखना होता है ना, तो वो शनिवार को उठाती है, शनिवार को सुबह उठाती है, 24 घंटे पूरे होंगे सोमवार को, क्योंकि इतवार की छुट्टी होती है, तब तक पटे होते हैं पुलिस के पास। उस पर लिखा होता है आन मिलो सज्जन। और फिर जो पटापट पटे चलते हैं तो तुम वो भी जुर्म कबूलोगे जो कहीं तुमने कबूला ही नहीं है। ये होती है पुलिस की मान। इसीलिए लोग कहते हैं कि पुलिस से बचना चाहिए। बात कबूलने की है तो कबूलने जो हम कबूलेंगे पुलिस के सामने, हाँ वो तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इन्होंने सही कहा कि पुलिस के सामने दी गई गवाही की कोई प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन तब तक पुलिस आपको ना पीटने के तो पैसे डिमांड कर सकती है। समझो बात को कि हम तो मारेंगे। नहीं साहब, बोले लाओ 50। मैं आरोप नहीं लगा रहा, पुलिस वाले मेरे भी खानदान में है, लेकिन अखबार के माध्यम से एवं जो पूर्व में न्यायालय में मामले आए हैं उसमें समझो अब पुलिस और स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब पुलिस पता है 90 दिन की न्यायिक हिरासत बोलने के बाद भी तुम्हारे ऊपर एक शिकंजा कस सकती, कभी खड़ी हो जाएगी, कहीं चलो 2 दिन जेल, चलो 2 दिन। तो भैया पुलिस के अधिकार इस 2023 में बहुत बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि पुलिस का अधिकार किस मंत्री के तहत आता है? कौन से मंत्री हैं जो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को रेगुलेट करते हैं? हमारे मोटा भाई अमित शाह। बेटा ये लो अब इस सवाल को पढ़ो जरा और तुम्हें समझ आ जाएगा कि अभिषेक मिश्रा सर जो कह रहे हैं वो 10 अक्टूबर 2021 को यूपीएससी के पेपर में न्यायिक हिरासत का, पुलिस हिरासत का क्वेश्चन आया। दिखाना पड़ता है आजकल चमत्कार को नमस्कार, वरना तुम्हें लगेगा है जुडिशरी वाले हैं, जुडिशरी अपना LLB पढ़ा रहे हैं, कोई शौक नहीं। मैं चाहता हूँ मैं वकील बनूं, पीएचडी का सबसे अच्छा, और नहीं बना रहे। पढ़ो न्यायिक हिरासत का अर्थ है मजिस्ट्रेट की हिरासत में ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। गलत। न्यायिक हिरासत में कहाँ रखते हैं? जेल में, पीलीभीत जिला न्यायालय में। हवालात नहीं, पुलिस के सेल को हवालात कहते हैं। दूसरा पढ़ो, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, वहां पर तुमसे पुलिस वाले डंडा नहीं चला सकते। कौन सा पॉइंट ठीक लग रहा है? केवल ड्यूटी है। क्वेश्चन आसान था 2021 में, लेकिन पसीने छूट गए थे लोगों के, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उन्हें पता ही नहीं था न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत होती क्या है। वो क्यों घुस रहे हैं इसमें? क्योंकि बेटा 2019, 20, 21 के समय पर एक पैरोल के मामले में मंत्री जी थे जिनका फोटो वायरल हुआ, जो अस्पताल में पैर दबा रहे थे, टीवी देख रहे थे, तो उठने ही थे। जेल मैनुअल पे प्रश्न
ठीक है। अभी तो और भी चीजें हैं बेटा, समझिएगा। ये इसका उत्तर हो गया। और जब तुम न्यायिक हिरासत में जाते हो तो तुम्हें जरूरत पड़ती है इनकी, ठीक है। और भैया देखो, अपना प्रमोशन नहीं करना चाहिए, कर रहा हूँ 25,000 डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, 45,000 हाईकोर्ट, 1 साल फीस बढ़ा दो, अब से सीधे 1.5 लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आई बताओ। और दूसरी बात ये, अगर तुम्हें फ्री निःशुल्क सलाह चाहिए तो अनुच्छेद 39 से होता है, 42 में संविधान संशोधन में डाला था, लेकिन ये वाले वकील काम की राय नहीं देंगे, काम की राय यही वाले देंगे, अच्छे वकील हैं, कोई जरूरत पड़े तो बताना, सुप्रीम कोर्ट तक के मामले देखते 1.5 लाख की फीस कर देंगे। किस चीज का? 39 का हमारा कोई प्रयोग नहीं है, ये मैंने आपको विकल्प दिया है कि आप कुछ नहीं, आप हर जगह राज्य के अंदर स्टेट सालसा एक बॉडी होती है, एक नालसा होती है, इसमें मैंने नहीं डाला। सालसा और नालसा का मतलब हर राज्य में एक विधिक प्राधिकरण केंद्र बना होता है। आप कचहरी जाइए, अपने यहाँ पे भी आपको मिलेगा, इस कचहरी के अंदर सालसा नाम की संस्था के 3-4 सदस्य बैठे होंगे एक कमरे में, आप उनसे जाके विधिक सलाह ले सकते हो। फिर वो आपको अलग से बुलाएंगे और अलग से बुलाने के बाद आपसे कहेंगे देखो इधर आओ, सलाह तो मिल गई, किसी वकील से तो केस कराओगे ही कराओगे, सलाह ही तो निःशुल्क है, लड़ेंगे तो नहीं ना केस तुम्हारा, तो ये लो पैसे। वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, उसे बोलते हैं एमेकस क्यूरे। वो जज के डिस्क्रिप्शन पे उसके लिए शर्तें हैं कि आप इतनी इतनी राशि लगाइए। जैसे प्रोसिक्यूशन होता है, अगर आपने सरकार के विरुद्ध केस कर दिया तो आप वकील लाएंगे, लेकिन जो सरकार पे केस करेगा सरकार का अपना सरकारी वकील उसको मिलेगा। या कोई भी, जैसे आप हैं, किसी ने आपको रोड पे मारा तो आपको सरकारी वकील निःशुल्क मिलेगा क्योंकि आप पीड़ित पक्ष, ठीक है। और आपके लिए दूसरा वकील खड़ा होगा जो उस व्यक्ति को करके लाना पड़ेगा पैसों पे, जो बताएगा कि इन्होंने भैया मारा हुआ कुछ नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये तो आम व्यवस्था हो गई, जो व्यवस्था अनुच्छेद 21 के तहत भी दी जाती है। लेकिन ये 39 से जो मैंने पढ़ाया है, ये सिर्फ सलाह के लिए, फ्री एड एंड लीगल एडवाइस। कोई दिक्कत? अब देखो,